सभी दर्शकों को जय भीम और एक बार फिर से स्वागत है आपका मूल्यांकन चैनल में। दर्शकों, आज की जो स्ट्रीम है एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर है और वो विषय है जातिवाद का मुद्दा है। कुछ मामले हैं जो आज हम चर्चाओं में लेकर आएंगे और कुछ स्टेटमेंट हैं, उनके माध्यम से इस विषय को आज हम रखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर सूरत हाल क्या है। ठीक। तो ये जो वर्तमान सरकार है, जिसे मोदी रेजिम भी कहते हैं, मोदी सरकार भी कहते हैं, हम देखते हैं कि 10 साल इनका लगभग हो चुके हैं और इस पूरे दौर में इन्होंने जो राष्ट्रपति बनाए वो क्या बोलते हैं, एससी और एसटी वर्ग से बनाए। कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री इन्होंने ओबीसी बनाए। फिर हम ये देखते हैं कि जहाँ ज़रूरत पड़ी वहाँ कुछ और जो एससी एसटी वर्ग है उनके लोगों को भी उन्होंने पोस्टर बॉय के रूप में हमारे सामने रखा। और ये पूरा ये जो घटनाक्रम है, इन पोस्टर बॉयों को देखकर ये सहज गलतफहमी हो जाती है बहुत सारे एससी एसटी वर्ग के लोगों को ही कि देखिए इस सरकार में एससी एसटी ओबीसी को पर्याप्त जगह दी जा रही है। ठीक। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये आपकी गलतफहमी है। अगर आप अंदर खाने की स्थितियां देखेंगे तो आपको कुछ और सूरत हाल दिखाई देगा। और आज हम एक स्टेटमेंट के माध्यम से जातिवाद किस तरह से शासन प्रशासन में अंदर तक फैला हुआ है उसका एक उदाहरण आपके सामने रखेंगे कि कैसे चीज़ें हमारे सामने होती हैं पर वो हमें कभी भी नज़र नहीं आती। जब तक कि कोई उनकी तरफ इशारा ना करे वो हमें दिखाई नहीं देती। ऐसा ही एक मामला है कुलपतियों की नियुक्ति का। ये मामला गंभीर क्यों है? क्योंकि देश की जो शिक्षा है, विश्वविद्यालयीन शिक्षा है, यूनिवर्सिटी लेवल की एजुकेशन है, ये कुलपतियों के हाथ में है, ये जो चांसलर्स हैं उनके हाथ में है। और अगर इन उच्च पदों पे कोई जातिवादी व्यक्ति बैठेंगे तो समझिए जातिवाद पूरी शैक्षणिक तंत्र में, उच्च स्तरीय शैक्षणिक तंत्र में आपको काम करता हुआ, तैरता हुआ, संरक्षण पाता हुआ, उड़ता हुआ, दौड़ता हुआ और उपस्थित आपको मिल जाएगा। ये बिल्कुल मिल जाएगा। तो यहाँ जो तंत्र है वो तंत्र इस प्रकार से स्थापित किया गया है कि जो शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण चीज है। हाँ, हम सभी जानते हैं कि इस देश में शूद्रों और गैर शूद्रों के बीच का जो अंतर है वो शिक्षा है, एजुकेशन। ठीक। शूद्रों को हजारों सालों से शिक्षा शिक्षा से दूर रखा गया और अभी भी जो मूल षड्यंत्र वो यही है कि शिक्षा से किसी तरह से शूद्र दूर रहें, शिक्षा पे इनके कब्जे ना हो जाएं। क्योंकि सभी जानते हैं एक शिक्षित व्यक्ति अपने हक अधिकारों की मांग करता है, एक शिक्षित व्यक्ति अपने लिए सम्मान की मांग करता है और शिक्षित व्यक्ति अंधविश्वासों से दूर विज्ञानवाद की तरफ जा सकता है। तो शिक्षा महत्वपूर्ण एक विषय है जिस पर आज भी ब्राह्मणवादियों के कब्जे हैं। जिस तरह से न्यायपालिका एक महत्वपूर्ण विषय है, वहां पर ब्राह्मणवादियों के कब्जे हैं। आज जब हम जातिवाद की बात करते हैं तो ये जातिवाद 1950 से अलग है, ये जातिवाद 18वीं शताब्दी से अलग है, 17वीं शताब्दी से अलग है। किसी भी अन्य दौर से अलग तरीके से आज जातिवाद काम कर रहा है। ठीक। आज जातिवाद संविधान की वजह से खुल के काम नहीं करता, ये छुपे रहकर काम करता है। महत्वपूर्ण पदों पर, महत्वपूर्ण जगहों पर ये जातिवादी लोग बैठ जाते हैं और वहां जाकर कैप लगा देते हैं, चीजें बंद कर देते हैं और ताकि वहां से खास ऊंचाइयों तक जो संविधान ने व्यवस्था बनाई है ताकि इस देश के एससी एसटी ओबीसी वर्ग अपने व्यक्तित्व को बढ़ा सके, अपनी स्थितियों को सुधार सके और वो भी बाकी वर्गों के समान इक्वल स्थिति में आए, वो ना हो पाए। तो ये महत्वपूर्ण पदों पर, इंपॉर्टेंट जगहों पर ये लोग कायम रहते हैं और इससे ये सुनिश्चित होता है कि सारी महत्वपूर्ण चीजें इनके हाथों में रहें और समाज के एससी एसटी ओबीसी वर्ग के लोग दबे रहें, इनके आगे कोई बड़ी क्रांति, बगावत या परिवर्तन ना कर दें। ये हमें दिखाई देता है। तो ऐसे ही न्यायपालिका में जातिवाद पर हमने स्ट्रीम की और आज एक ऐसे ही विषय शिक्षा में जातिवाद पर हम चर्चा करने वाले हैं। हमें कारण मिल गया है राहुल गांधी का एक स्टेटमेंट जो उन्होंने दिया। उस स्टेटमेंट के माध्यम से आज हम कुछ डेटा, कुछ आंकड़े विश्वविद्यालय शिक्षा के आपके सामने रखेंगे। कैसे उच्च पदों पर, सबसे ताकतवर पदों पर जो विश्वविद्यालय एजुकेशन है, यूनिवर्सिटी एजुकेशन है, वहाँ ऊंचे पदों पर ब्राह्मणवादी लोग काबिज हैं
और ये वहाँ से ये सुनिश्चित करते हैं कि पूरी शैक्षणिक तंत्र में ब्राह्मणवाद हावी रहे और संविधान, नियम, कायदे, कानून, आरक्षण सबके बावजूद भी इनके वर्चस्व वहाँ पर बने रहें और ये अपनी मानसिकता से शिक्षा को नियंत्रित करते रहें। ठीक, ये मोटा-मोटा मामला है और इस मामले को आगे बढ़ाते हुए हम आज की स्ट्रीम को आपके सामने रखेंगे। ज़रूर देखिए, मैं कुछ डेटा की तरफ आपकी नज़र ले जाऊँगा क्योंकि ये पूरा मामला अंत में डेटा से ही सॉल्व होगा। आंकड़े जो हमें दिखने चाहिए और हमें दिख नहीं रहे। ठीक है, तो चलिए मैं आपको प्रेज़ेंटेशन की तरफ लेके चलता हूँ। पहले बताता हूँ कि मामला कहाँ से शुरू हुआ और कैसे पूरे विश्वविद्यालयों के कुलपति 200 से ज़्यादा मिश्रा, दुबे, दीक्षित, चौबे, छब्बे तमाम सारे जैसे ही उनके नियुक्तियों पर जातिवाद पर बात हुई, यहाँ पर विरोध पे खड़े हो गए और सजा देने तक की मांग करने लगे। ठीक, तो देखते हैं ये मामला क्या है, थोड़ा से समझिए। गंभीर जातिवाद का मामला है। शायद ये सारी चीजें ऊपर एक बॉटलनेक स्थिति बना रही हैं जिसकी वजह से आरक्षण होने के बावजूद भी एससी, एसटी, ओबीसी के वर्ग अपनी समुचित हक, अधिकार और शिक्षा तक उनकी पहुंच नहीं हो पा रही। ठीक, चलिए प्रेजेंटेशन की तरफ लेके चलता हूं। उस पूरे मामले को थोड़ी गहराई से समझते हैं। आखिर ये मामला है क्या। चलिए, तो ये स्क्रीन शेयर की हुई है मैंने आपके साथ और इसके माध्यम से इस पूरे घटनाक्रम को हम थोड़ा समझेंगे कि ये खेल कहाँ से शुरू हुआ और किन दिशाओं में जाना चाहिए और क्यों अवेयरनेस इस पे होनी चाहिए और क्यों हमें कम से कम इन सब चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए क्योंकि लास्टली ये हमारे ही हक अधिकारों की बात है और हमें नहीं पता हो तो फिर इससे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति तो कुछ भी नहीं हो सकती है। ठीक, चलिए पूरा मामला क्या है। पूरा मामला ये है कि भाई अलग अलग मीडिया सोर्सेज से हमने ये जानकारियां जुटाई हुई हैं और पूरा मामला ये है कि बयान आया हुआ है कि राहुल गांधी के बयान पर भड़के देश भर के कुलपति, कुलपति मतलब वाइस चांसलर हुआ करते हैं, वाइस चांसलर जो होते हैं उनकी बात होती है। यूनिवर्सिटी एजुकेशन जो है इनके हाथों में है। देश भर के कुलपति, शिक्षाविदों ने की कार्रवाई की मांग, कांग्रेस ने भी दी प्रतिक्रिया। ये छपा था। अब क्या बयान था, राहुल गांधी ने ऐसा क्या बयान दे दिया जिसकी वजह से ये मिश्रा, दुबे, चौबे, दीक्षित और तमाम सारे लोगों को रातों रात इतना कष्ट हो गया, इतनी तकलीफें हो गई। चलिए देखते हैं पूरा मामला क्या है। ठीक है, चलिए तो एक स्टेटमेंट है जो राहुल गांधी ने दिया हुआ था। कहा क्या स्टेटमेंट है थोड़ा मैं आपके सामने रखता हूं ताकि आपको इसे समझने में थोड़ी मदद मिले। राहुल गांधी का विवादित बयान इन्होंने इस तरह से छापा हुआ है मीडिया वालों ने, हालांकि इसमें कुछ भी विवाद नहीं है पर फिर भी क्योंकि जातिवाद को कैसे भी कोई भी चिन्हित कर दे, भले ही वो जातिवाद ना कह रहे हों, लेकिन इनकी भौएं जो हैं तन जाती हैं और इसी वजह से ये चीज़ों को विवादित बताते हैं। अगर हम जातिवाद पे बात करें तो हमारे बयान विवादास्पद हो जाएंगे इनके अनुसार, ये मेन स्ट्रीम की मीडिया के अनुसार। मामला ये है कि नागपुर में आयोजित कांग्रेस के 138वें स्थापना दिवस समारोह में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने देश के विश्वविद्यालयों के कुलपति यानी चांसलरों को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि देश के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति अयोग्य हैं, इनका चयन एक खास विचारधारा के संगठन के तौर पर ही किया जाता है। ठीक है, ये 6 मई 2024 की बात हो रही है, ये छपा हुआ था। तो राहुल गांधी ने ये बयान दे दिया कि जो कुलपति हैं, चांसलर्स हैं यूनिवर्सिटीज के, देश के, उनमें एक खास विचारधारा के लोग क्या बोलते हैं चुने जा रहे हैं। अब इसमें दर्शक को आश्चर्य क्या है, मुद्दा ये है कि आश्चर्य क्या है। ये बड़ी अंडरस्टैंडिंग बात है, स्वाभाविक सी बात है कि जिसकी सरकार होती है वो अपने लोगों को अब मुख्य पदों पर बिठाती है। कांग्रेस की सरकार थी, वो भी अपने दौर में अपने लोगों को ही, अपने पसंदीदा लोगों को ही मुख्य पदों पर बिठाती थी। बीजेपी की सरकार है, वो भी अपने दौर में अपने मुख्य पदों पर अपने पसंदीदा लोगों को बिठा रही है। यहाँ परेशानी क्या है? परेशानी यह है कि राहुल गांधी जो बात कह रहे हैं, ये बात में जातिवाद की बात वो नहीं कर रहे,
लेकिन इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष रूप से वो कुलपतियों की नियुक्ति में जो जातिवादी व्यवस्था है उसे चिन्हित कर दे रहे हैं, और इस वजह से पूरे कुलपति या पूरे यूनिवर्सिटियों के जो हेड हैं, चांसलर्स हैं, उनकी भौएं इस पर तन जाती है, क्योंकि राहुल गांधी डायरेक्टली ना सही, इनडायरेक्टली यहाँ जातिवादी व्यवस्था के चेहरे को उघाड़ने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। असलियत यह है कि इस तरह के बयान कोई बहुजन नेताओं की तरफ से आते तो बहुत अच्छा रहता, लेकिन पता नहीं क्यों बहुजन नेता क्यों ये बात नहीं कहते जो बात राहुल गांधी कह रहे हैं। मतलब अगर कोई बहुजन नेता कहता कि कुलपतियों की नियुक्तियों में जातिवाद होता है तो मैं बहुत अधिक स्वागत करता और ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगती। पर पता नहीं बहुजन नेता किस प्रकार की राजनीति में हैं, वो कहाँ हैं, क्या राजनीति कर रहे हैं, कहाँ सोए हुए हैं, उन्हें विश्वविद्यालय शिक्षा में जातिवाद क्यों नहीं दिखता, और ये राहुल गांधी को दिखाई दे रहा है मगर बहुजन नेताओं को दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, तो इस बयान के बाद विवाद खड़ा हो गया और जितने भी दुबे, चौबे, छब्बे, नब्बे, दीक्षित वीक्षित थे, कुलपति लोग थे, वो एक हो गए और उन्होंने तुरंत एक बड़ा पत्र, साझा पत्र जारी किया और कहा कि इन पे कार्रवाई की जाए, ये देश के लोगों को भड़का रहे हैं। मतलब जातिवाद की बात करना देश के लोगों को भड़काना है। अब देखिए आगे क्या है, पूरे आगे की स्थिति क्या है। ठीक, फिर देखिए पूरा मामला क्या है। फिर ये चीज ट्विटर पे भी राहुल गांधी ने डाली। ठीक, राहुल गांधी ने क्या दिया था बयान, तो फिर आगे देखिए। राहुल गांधी ने एक बयान में कहा था कि विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति योग्यता और अर्हता को ताक पर रखकर कुछ संगठनों से संबंध के आधार पर की जा रही है। उनके इस बयान के बाद कई कुलपतियों ने इसे लेकर विरोध जताया। अब कुलपतियों ने राहुल गांधी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की हुई। मतलब आप जातिवाद की बात करें तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई इस देश में की जाएगी। ठीक है, ये धमकी इस देश की पार्ट सबसे बड़े दल में से जो कहते हैं उनमें से एक के प्रमुख को दी जा रही है। आप और हम जैसे आम आदमियों की तो बात छोड़ ही दीजिए, गिनती भी नहीं हो। ठीक, चलिए तो अब इससे आगे देखते हैं आगे की क्या मामला है। ठीक, फिर हम ये देखते हैं कि भाई राहुल गांधी पर कार्रवाई हो, जानिए किस बयान से नाराज होकर वाइस चांसलरों ने लिखा खुला पत्र। तो देख लीजिए, कांग्रेस नेता के बयान पर वाइस चांसलर, देश के वाइस चांसलरों ने राहुल गांधी से खुला पत्र लिखा है और उनकी बात को खंडन किया है कि वो कहते हैं कि इसमें कुछ भी गलत नहीं होता। कार्रवाई की मांग करने की मांग उन्होंने की हुई है, इस तरह की बात लिखी हुई है। फिर आगे हम देखते हैं कि 200 कुलपतियों ने लिखा खुला पत्र, कार्रवाई की मांग की। अब सारे ये मिश्रा, दुबे, चौबे इकट्ठे हो गए और अब ये खुले पत्र लिखकर राहुल गांधी पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ऐसा भी दावा स्वदेश करता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, तो कानूनी मोर्चा भी खोल लिया, शायद कानूनी कार्रवाई भी करें आगे चलकर, ऐसे भी लगता है। पूरा मामला इस तरह दिशा में भी जा सकता है। ये सब भी छप रहा है यहाँ पे। ये पूरे मामले हैं, ये तरह तरह के बयान हमें दिखाई देते हैं कि राहुल गांधी के बयान पर भड़के देश के कुलपति, शिक्षाविदों ने की कार्रवाई की मांग और कांग्रेस ने दी प्रतिक्रिया। कांग्रेस की तरफ से भी प्रतिक्रिया आती है और कांग्रेस की तरफ से प्रतिक्रिया के रूप में ये आता है कि भाई देखिए कि ये लोग भी अपना जवाब देने की स्थिति में, इनकी तरफ से भी कुछ लोग मोर्चा संभालते हैं और ये भी अपना बयान यहाँ पर देते हैं और प्रतिक्रिया देने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाता है कि देखिए कांग्रेस की तरफ से कुछ लोग सामने आते हैं और वो क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं 2 मिनट में आपके सामने लेकर आता हूँ, ये भी बताता हूँ। हालांकि वो प्रतिक्रिया जो है वो उतनी मजबूती से नहीं दी गई, लेकिन जो समस्या है वो बनी हुई है और परेशानी उपस्थित है। ठीक है, हाँ आगे देखिए। कांग्रेस की तरफ से देखिए मणिकाम टैगोर, अजय राय और अविनाश पांडे निकल कर आते हैं। वो कहते हैं कि भाई देखिए चिंता की बात है, कुलपतियों के द्वारा हस्ताक्षर पत्र के पीछे का उद्देश्य पर सवाल उठाए इन्होंने। मानिक टैगोर ने कहा कि वीडियो बनाने में पहले 2 हस्ताक्षर विनायक पाठक और भगवती प्रकाश शर्मा के इरादों पर संदेह करते हैं। कुलपतियों का नेतृत्व कर रहे हैं विनायक पाठक ब्राह्मण, भगवती प्रसाद शर्मा, ये दोनों कुलपति। और ये अब ये क्यों कर रहे हैं, ये कहते हैं इसकी मंशा बताते हैं। ये कह रहे हैं राजनीति के तौर पर कर रहे हैं। टैगोर ने कहा कि हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है, विचारधाराओं के सारे पर योग्यता के बजाय विचारधारा के आधार पर व्यक्तियों को शामिल किया जा रहा है। इस तरह से इन्होंने कुछ कुछ बयान दिए हुए हैं। उसके बाद देखिए अजय राय कहते हैं कि भाई ये जो कुलपतियों की नियुक्ति हो रही है एक प्रकार का अपराध है
और पारदर्शिता की कमी है, इस तरह की बातें ये लोग भी करते दिखाई देते हैं। ये आपराधिक कृत्य बताते हैं अविनाश पांडे, इस तरह से कुलपतियों की नियुक्तियों को आपराधिक कृत्य यानी क्रिमिनल ऑफेंस के रूप में बताते हैं। ठीक है, तो ये सब मामला यहाँ पे चल रहा है। अब हम इस मामले को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे और क्या बोलते हैं, इस पूरे स्थिति को थोड़ा सा और बेहतर तरीके से देखने की कोशिश करेंगे। ठीक, अब मुद्दा ये है दर्शकों, क्या ये सच है, क्या कुलपतियों की नियुक्ति में गड़बड़ी है? क्या खास विचारधारा के लोगों को कुलपति बनाया जा रहा है? अगर बनाया भी जा रहा है तो चलिए ठीक है, बीजेपी की सरकार है, वो अपनी विचारधारा वाले लोगों को महत्वपूर्ण पदों पर ला सकती है, चलिए वहां तक तो परेशानी नहीं है। क्या कुछ खास जाति वर्ग के लोगों को ही कुलपति बनाया जा रहा है? ये चीज है जो इस बयान में बोली नहीं गई, पर इनडायरेक्टली इशारा इसी तरफ है। ठीक, और आंकड़े क्या कहते हैं, हमें आंकड़े देखना पड़ेगा, डेटा देखना पड़ेगा, और डेटा हम सरकार का ही देखेंगे। लोकसभा में बीजेपी के ही जो मंत्री हैं वो कुलपतियों की नियुक्ति के आंकड़े में क्या बता रहे हैं। ठीक, तो हम डेटा की तरफ जाएंगे और डेटा की तरफ देखेंगे, और वो डेटा क्या इस बयान के समर्थन में है या विरोध में है, उन स्थितियों को देखेंगे। और हम कुछ राज्यों के कुलपतियों की सूची भी यहाँ पे देखेंगे, क्या सच में उसमें मिश्रा, दुबे, चौबे, पाठक, दीक्षित यही लोग हैं कुलपति, और या सवर्ण ही कुलपति ज्यादा हैं, निम्न जाति के लोग कम हैं? और अगर ऐसा है तो इस देश की शिक्षा किन लोगों के हाथों में? ये क्वेश्चन है, प्रश्न है जो हमें खुद करना चाहिए। अगर जातिवादी लोगों के हाथों में शिक्षा मौजूद है तो फिर बहुजनों के लिए वहां जगह कैसे मिलेगी, कैसे उनके हक अधिकार मिलेंगे? और ये जातिवादी लोग किस तरह से, मतलब इनके विरुद्ध लड़कर ही तो पूरा डॉक्टर अंबेडकर का आंदोलन, जातिवाद का आंदोलन इनके विरुद्ध ही था। अब शिक्षा के प्रमुख बनकर भी यही बैठे हुए हैं और ये तय कर रहे हैं कि किस तरह की शिक्षा विश्वविद्यालयों में दी जाएगी। तो हम समझ सकते हैं कि कैसी शिक्षा बच्चों को मिलेगी। वो गीता पढ़ेंगे, वो रामायण पढ़ेंगे, वो विज्ञान की डार्विन की थ्योरी नहीं पढ़ेंगे। यही सब तो आगे होता हुआ हमें दिखाई दे सकता है। ठीक, शैक्षणिक क्षेत्र में जातिवाद के मामले को उजागर करता हुआ ये पूरा घटनाक्रम है। चलिए हम थोड़ा देखते हैं पहले कुलपतियों की नियुक्तियां कैसे होती हैं, इसको लेकर क्वेश्चन कौन उठा रहा है। तो हम इस बात को तलाशते हुए क्या कुलपतियों की नियुक्ति किस तरह की जाती है, हम ये इस आर्टिकल पर पहुंचे। और ये आर्टिकल लिखा हुआ है, देखिए, प्रोफेसर अशोक कुमार का आर्टिकल है, और वो कुलपतियों की नियुक्ति पर प्रश्न उठा रहे हैं कि कुलपतियों की नियुक्ति के लिए जो प्रोसेस है वो अपने आप में लॉफुल है। ठीक, पहले प्रोसेस की बात, फिर डेटा की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो प्रोफेसर अशोक कुमार हैं, ये कुलपति स्वयं रह चुके हैं और ये इस पूरे प्रोसेस पर ही प्रश्न उठाते हुए दिखाई देते हैं। ये बताते हैं कि कुलपति जो होते हैं उनकी नियुक्ति, देखिए, कुलपतियों के चयन में सर्च कमेटी काम करती है। एक सर्च कमेटी बनाई जाती है, इसमें कुछ लोग होते हैं और ये कुलपतियों के चयन के लिए काम करती है, उनका पूरा डेटा वेटा देखती है और फिर उनमें से कुछ लोगों को कुलपति यानी चांसलर के रूप में अपॉइंट कर देती है। फिर वो आगे लिखते हैं कि ये जो सर्च कमेटी होती है इसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए कि अगर गलत लोग, गलत डेटा, गलत आंकड़े बताकर कोई कुलपति बन गया तो फिर उसका क्या? तो अभी इसकी कोई जवाबदेही नहीं है। इनके इस आर्टिकल में ये लिखा हुआ है, इनके इस आर्टिकल में ये भी लिखा हुआ है कि सर्च कमेटी की जवाबदेही तय क्यों नहीं है, इसका कोई जवाब अभी तक इनके पास है नहीं। फिर ये भी बताते हैं कि जो सर्च कमेटी होती है उसके कई सदस्य केवल सिग्नेचर करने तक सीमित रहते हैं। तो अशोक कुमार के आर्टिकल से हमें ये पता चला कि जो कुलपतियों के सर्च के लिए कमेटी बनाई जाती है उसमें ज्यादातर मेंबर्स केवल साइन करते हैं, बाकी पूरी नियुक्तियां राजनीतिक प्रक्रियाओं से निर्धारित होती हैं, सरकारों की तरफ से नाम आ जाते हैं और इन्हें बस साइन करना होता है। नाम की ही सर्च कमेटी होती है और इसके मेंबर साइन वाइन करने तक ही सीमित इनकी स्थिति रहा करती है। तो किस तरह से कुलपति नियुक्त होंगे हम कुछ समझ सकते हैं। गलत व्यक्ति संस्थाओं का नाश कर देते हैं। तो ये भी लिखते हैं कि कुलपति अगर गलत नियुक्त हो जाए तो पूरी शैक्षणिक संस्था नाश हो जाती है। हम समझते हैं कि कोई खास जाति वर्ग के लोग अगर कुलपति बन के बैठ जाएंगे, जैसे अगर कोई ब्राह्मण कुलपति बन के बैठ गया, तो हम समझते हैं इस देश में जातिवाद इस स्तर पे है कि वो अपने एजेंडे वहां पे चलाएगा उस पद पे बैठ के, और वो अपने तरीके से ही अपनी जातिवादी दृष्टिकोणों से पूरी शैक्षणिक व्यवस्था को चलाने की कोशिश करेगा और अपने ही चटुकार लोगों को वहां पे वो ले देगा। ठीक है,
तो ये कुलपतियों की नियुक्ति के पूरे प्रोसेस पर ही ये प्रोफेसर अशोक कुमार का ये पूरा आर्टिकल था, और ये लंबे समय तक इस फील्ड में विशेषज्ञ के रूप में रहे हैं, और ये इनके अनुभव जो हैं ये बताते हैं कि पूरा प्रोसेस फ्लॉफुल है। कुलपतियों की नियुक्ति पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित होकर की जा रही है, और उसमें कोई भी पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी दिखाई नहीं देती। तो पूरा प्रोसेस गलत है। अब प्रश्न ये है, क्या कुलपतियों की नियुक्ति में जातिवादी व्यवस्था काम करती है, जो कि राहुल गांधी ने तो नहीं कहा, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से हमें ये दिखाई देता है कि उनके बयान में इनडायरेक्टली इस बात के इशारे हैं कि खास किस्म के लोगों को नियुक्त किया जा रहा है। तो अब प्रश्न है, ये खास किस्म के लोग कौन हैं? ये एससी समुदाय के हैं, एसटी समुदाय के हैं, जनरल कैटेगरी के हैं? बीजेपी के शासन में शैक्षणिक व्यवस्था, विश्वविद्यालयी शिक्षा किस तरह के, किस वर्ग के हाथ में दी जा रही है? तो चलिए हम डेटा की तरफ चलते हैं, और डेटा भी सरकार का ही डेटा हम यहाँ पे एनालिस्ट पे लेकर आएंगे, क्या है पूरा मामला। ठीक, तो हम उस डेटा की तरफ जब सर्च के लिए जाते हैं तो हमें 2022 में संसद में सरकार के द्वारा दिए गए आंकड़े हमारे सामने आ जाते हैं। ये 2022 का एक अभी 8/2022 का ही है, लगभग ज्यादा पुराना भी नहीं है। ये सरकार ने संसद में जो बोला है वो आपके सामने रखते हैं कि विश्वविद्यालयों में नहीं मिल रहा वंचित वर्गों को मौका। ठीक है, ये पूरा इस आर्टिकल का सार था, और ये कब छपा है तो देखिए 2022 में, अभी 8/2022 में ही छपा हुआ है, ज्यादा पुराना भी नहीं है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के आंकड़े दिखा रहे हैं कि केंद्रीय विश्वविद्यालयों में शिक्षकों और उप कुलपतियों के पदों पर वंचित वर्गों के बहुत कम लोग आसीन हैं। उच्च शिक्षा में वंचित वर्ग का प्रतिनिधित्व चिंता का विषय बना हुआ है। स्वयं सरकार के जो मंत्री हैं, केंद्रीय विश्वविद्यालय के जो शिक्षा मंत्रालय के आंकड़े हैं, वो बता रहे हैं कि जो डिप्रेस क्लासेस हैं, एससी एसटी ओबीसी हैं, इनका रिप्रेजेंटेशन इसमें विश्वविद्यालयों में उपकुलपति, शिक्षकों के रूप में, प्रोफेसर्स के रूप में बेहद कम है। जबकि इसे ध्यान रखिए दर्शकों, आरक्षण है, बाकायदा आरक्षण है, लेकिन प्रश्न ये है कि आरक्षण होते हुए भी 27% ओबीसी को है, एससी को है, एसटी को है, फिर भी आरक्षण के अनुपात में बहुत कम एससी एसटी ओबीसी कुलपति और शिक्षक क्यों दिखाई देते हैं? कुलपतियों के लिए तो चलिए आरक्षण नहीं है, मैंने मान लिया, लेकिन अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? ये भी क्वेश्चन खड़ा है कि कुलपतियों की नियुक्ति बगैर आरक्षण के क्यों हो रही है इस देश में? जब इस देश में हर जगह आरक्षण है, तो कुलपतियों की नियुक्ति यानी चांसलर्स की नियुक्ति में आरक्षण क्यों नहीं है? यहां बहुजन क्यों नहीं है? और आरक्षण ना होने की वजह से कौन लोग कुलपति बन रहे हैं, ये भी हम आपको बता देते हैं। और इसके अलावा जो विश्वविद्यालय हैं, वह प्रोफेसर्स, एसोसिएटेड प्रोफेसर्स, इनमें आरक्षण होने के बावजूद भी वंचित वर्ग यानी डिप्रेस क्लासेस की आरक्षण होने के संविधान, नियम, कायदे, कानून सब के बावजूद भी इन्हें उचित प्रतिनिधित्व क्यों नहीं मिल रहा? ये जो पूरे आंकड़े हैं, इस सरकार के वास्तविक चरित्र को उजागर कर देते। ठीक है, किसी को अगर रत्ती भर भी गलतफहमी है कि कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री ओबीसी हैं, देश के राष्ट्रपति एससी एसटी समुदाय से हैं, कई पोस्टर बॉय हैं एससी एसटी इनके नेता, तो अपनी गलतफहमी दूर कर लीजिए। सिर्फ पोस्टर बॉय हैं इनके पास। जमीनी स्तर पे जहां महत्वपूर्ण जगह है, वहां एससी एसटी ओबीसी वर्ग के लोगों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिलता। आरक्षण होने के बावजूद भी उनकी भर्तियां वहां पे नहीं की जा रही हैं। ये पहली स्थिति। और इसके बाद वाला आर्टिकल बताएगा कि जानबूझकर एससी एसटी समुदाय के लोग जो हैं, उन्हें क्या कर दिया जाता है, उन्हें नियुक्ति करने से मना कर दिया जाता है। ठीक है, तो इसे थोड़ा सा समझिए, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, बड़ी गंभीर स्थिति है जो आपके सामने मैं यहाँ पे रखने वाला हूं। चलिए आगे देखते हैं हम पूरा मामला क्या बना हुआ है। ठीक, देखिए इसे। तो प्रश्न पूछा गया था दर्शकों लोकसभा में, उस प्रश्न के जवाब में ही ये पूरा घटनाक्रम हमें दिखाई देता है। ठीक है, लोकसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने बताया कि देश के 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में, सेंट्रल लेवल के जो विश्वविद्यालय 45 हैं, जो बड़े बड़े हैं, उनकी बात हो रही है। ठीक है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सिर्फ एक एक उप कुलपति हैं। ठीक है, आप समझ सकते हैं दर्शकों कंडीशन कितनी खतरनाक है कि यह अभी की बात है, 8/2022 की बात बता रहा हूं। 23 ही बीता है, 24 में तो चुनाव ही चल रहे हैं। ठीक है, सिस्टम कितना बेकार है
कि देश के सेंट्रल लेवल के 45 यूनिवर्सिटी में से, सरकार खुद बता रही है, ये इनके ही शिक्षा मंत्री बता रहे हैं, ठीक है, सेंट्रल लेवल के यूनिवर्सिटीज में 45 यूनिवर्सिटी में सरकार का ही डेटा है, जो उप कुलपति हैं, जो चांसलर्स हैं, वाइस चांसलर्स हैं, उनमें से कितने, अनुसूचित जाति का एक और अनुसूचित जनजाति के सिर्फ एक एक कुलपति, ठीक है, एससी एसटी के 45 में से एक एक, ठीक है, केवल 2 कुलपति हैं, अगर आप टोटल मान के चलिए तो केवल 2 लोगों का रिप्रेजेंटेशन है। अब आप अंदाजा लगाइए कि ये किस स्तर पे है। मतलब आज 2022 24 में, चलिए 22 से भी ले लूं, 8 2022 से, मतलब 23 आने वाला था, क्या एससी एसटी समुदाय से डॉक्टरेट लोग नहीं मिल रहे? क्या पढ़े लिखे लोग नहीं मिल रहे? बिल्कुल मिल रहे हैं, कोई कमी नहीं है, पढ़े लिखे लोगों की किसी भी स्तर पे कोई कमी नहीं दिखाई देती, ठीक। और जब कमी नहीं है तो फिर ये क्यों नहीं यहाँ पे अपॉइंट किए जाते हैं, क्यों नहीं यहाँ पे भरे जाते हैं? इसका जवाब भी सरकार खुद ही दे रही है, मैं नहीं दे रहा। अभी यही मंत्रालय, यही बीजेपी के मंत्री ही ये कहेंगे कि जानबूझकर एससी एसटी समुदाय के लोगों को अयोग्य घोषित करके बाहर कर दिया जाता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये सरकार खुद कह रही है, ठीक है। तो ये भी देख लिया, मंत्रालय यही बात भी आगे, इनके ही एक कमेटी ये बात कहती दिखाई देती है। आगे देखिए, तो 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में से अनुसूचित जाति जनजाति के सिर्फ एक एक कुलपति हैं। इसे आप थोड़ा सा हाईलाइट करके इसे समझ लीजिएगा, ठीक है। मंत्रालय ने इन कुलपतियों और इन विश्वविद्यालयों का नाम नहीं बताया, लेकिन हैदराबाद स्थित अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय के उप कुलपति ई सुरेश कुमार को इस समय देश के इकलौते दलित उप कुलपति के रूप में जाना जाता है। यह देख लीजिए, ई सुरेश कुमार हैं, हैदराबाद स्थित अंग्रेजी विदेशी भाषा विश्वविद्यालय के वो इकलौते दलित उप कुलपति के रूप में बताए जाते हैं, ठीक है। आगे देख लीजिए, और झारखंड के दुमका स्थित सीदो कानू मुर्म विश्वविद्यालय के उप कुलपति सोन झारिया मिंज आदिवासी समुदाय से हैं, और मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक 45 उप कुलपतियों में से 7 ओबीसी समाज से हैं। इस तरह 7 ओबीसी समाज से, तो 45 बड़े इनके विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटीज के जो चांसलर्स हैं, उप कुलपति हैं, ठीक है, उनमें से, ठीक है, एक एक एससी एसटी का और 7 ओबीसी समाज से। अंदाजा लगाइए आप। अब आप यहाँ पे दर्शकों इस चीज को समझिए कि क्योंकि यहाँ आरक्षण नहीं है, यहाँ कोई आरक्षण की व्यवस्था नहीं है, ठीक, इसलिए केवल 7, 8, 9, अगर हम एससी एसटी समुदाय को जोड़ लें तो कुल 45 में से 9 ही इस देश की 80-85% जनसंख्या के प्रतिनिधित्व करने वाले लोग केवल 9 ही हैं, बाकी सारे जनरल कैटेगरी के हैं, ठीक, बाकी सारे जनरल कैटेगरी के हैं। अब ये चीज आज तो नहीं हजम हो सकती, 2024 में इसे कोई कैसे बचाएगा, क्योंकि आज तो एससी एसटी ओबीसी समाज के हर वर्ग में पीएचडी स्कॉलर्स की कोई कमी नहीं है, प्रोफेसर्स की कोई कमी नहीं है, पढ़े लिखे लोगों की कोई कमी नहीं है, इवन विदेशों तक में लोग बड़ी बड़ी एमएनसी कंपनियों में जॉब करते हैं। तो भाई विशेषज्ञों की कमी तो अब नहीं बची। उसके बावजूद भी सवर्ण और सवर्णों में से भी ब्राह्मण ही ज्यादातर मात्रा में, ये भी मैं आपको डेटा बताऊंगा कि सवर्ण तो है ही, सवर्णों में भी ब्राह्मणों का ही वर्चस्व है। शिक्षा पे खास वर्ग का वर्चस्व स्पष्ट दिखाई देता है और बड़े भयानक रूप से भेदभाव है। ये डिस्क्रिमिनेशन इतना भयानक है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते कि आप जिन विश्वविद्यालयों में पढ़ते हो उनके हेड सारे सवर्ण हैं। ये वही लोग हैं जो जातिवाद करते थे, जातिवादी मानसिकता के हैं, खुद उच्च समझते हैं, दूसरों को नीच समझते हैं। इनके हाथ में शिक्षा, इनके हाथ में हमारे बच्चों के भविष्य हैं। और इस पूरी व्यवस्था में 45 में से, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में से, स्टेट के तो और बुरे हाल हैं, 45 में से केवल एससी एसटी के एक एक और 7 ओबीसी के, टोटल 9 ही इस देश की 85% जनसंख्या से प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों में से हैं, बाकी सारे वही 15% वाले वर्ग से आया करते हैं। तो ये संसाधनों पर एक खास वर्ग का कब्जे का मामला भी है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ, रिसोर्सेस इन्हीं लोगों के हाथों में स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, ठीक। और अब जब ये कुलपति बन के बैठे हैं तो शिक्षा के हाल क्या होंगे?
आपको बताने की जरूरत नहीं है। और इनके प्रोपेगेंडा क्या है, इनका अंधविश्वास क्या है, इनकी काल्पनिकता और हर जगह धर्म को घुसेड़ देना, वो भी चलता रहेगा। ठीक, तो ये तो कुलपतियों की स्थिति है। आगे हम थोड़ा और चलते हैं। इसी तरह रजिस्ट्रार, प्रोफेसर आदि जैसे पदों और टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ में भी वंचित वर्गों का प्रतिनिधित्व बहुत कम है। तो ये सरकार के ही आंकड़े बता रहे हैं कि जो रजिस्ट्रार होते हैं यूनिवर्सिटी में, प्रोफेसर होते हैं, और टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ, वहां पर भी जो डिप्रेस क्लासेस हैं उनका रिप्रेजेंटेशन देश की संविधान लागू होने के आज 75-76 सालों के बाद भी ना के बराबर है। आरक्षण के बाद भी ना के बराबर। ठीक, कुलपतियों की नियुक्ति में आरक्षण नहीं है तो वहां तो आप समझिए कि कुछ भी नहीं मिल रहा। 7 ओबीसी, एक SC ST, बाकी सब जनरल। ठीक, और जहां आरक्षण है प्रोफेसर, रजिस्ट्रार आदि पदों पर, वहां भी हालात खराब हैं। क्या, कितने खराब हैं? चलिए हम थोड़ा सा डेटा और नीचे की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्या स्थितियां हैं। आगे देखिए इस डेटा को। आगे क्या है? 45 रजिस्ट्रारों में से 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटी के 45 रजिस्ट्रार हैं। अब रजिस्ट्रारों में तो पदों में तो आरक्षण होता है। यहां पे देखिए 45 रजिस्ट्रारों में से सिर्फ 2 अनुसूचित जाति के, 5 अनुसूचित जनजाति से और 3 ओबीसी से। अब आप अंदाज लगाइए दर्शकों, 45 रजिस्ट्रार, यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार जो होते हैं उनकी बात हो रही है। यहां आरक्षण होता है, यहां रिजर्वेशन होता है, ये बाकायदा पोस्ट जो है रिजर्वेशन से होती है। इनमें से केवल 2 अनुसूचित जाति के, 2 अनुसूचित जाति के, 5 अनुसूचित जनजाति के, यानी 2 SC हैं, 5 ST हैं और 3 OBC हैं। दिस इज व्हाट द कंडीशन इज। अब ये स्थिति है तो आप अंदाज लगाइए कि क्या करोगे आप मतलब इसका कैसे इस चीज को बदलोगे। और अगर कोई कहता है कि जातिवाद नहीं होता, मैं समझता हूं इतना बुरा जातिवाद तो डॉक्टर अंबेडकर के जमाने में भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो हालत खराब कर देते जितना आज हो रहा है। ठीक, जितना आज हो रहा है। अगर कोई ये कहता है कि जातिवाद नहीं हो रहा तो वो यहां आकर बताए। संविधान है, आरक्षण है, नियम है, कायदे हैं, कानून है। जो चांसलर्स हैं उनमें मात्र 9 लोग SC ST OBC से हैं, और जो वाइस चांसलर्स में, और जो रजिस्ट्रार हैं जहां पे आरक्षण लागू होता है वहां पे क्या स्थिति है? 45 रजिस्ट्रारों में से 2 अनुसूचित जाति के। यहां तो और बुरी स्थिति है दर्शकों, देख लीजिए, आरक्षण के बाद बुरी स्थिति है। 2 अनुसूचित जाति के, 5 अनुसूचित जनजाति के और 3 OBC। मतलब OBC जिसके पास 27% आरक्षण है उसकी स्थिति SC ST से भी ज्यादा बुरी है। अगर मेरे OBC भाई ये सब सुन रहे हो तो देखिए आपकी हालात SC ST से भी बुरे हैं। SC ST वालों को तो फिर भी चलो 5 और 2 हैं, OBC वालों के 27% वालों के 3 ही रिप्रेजेंटेशन। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की बात हो रही है, मतलब ये तो खुलेआम है। स्टेट लेवल पे ये तो काला पीला करते हैं, वो नजर में नहीं आता। सेंट्रल लेवल पे खुलेआम ये जो जातिवाद चल रहा है, ये सरकार के आंकड़े हैं, मेरे आंकड़े भी नहीं है। सरकार खुद लोकसभा में इन आंकड़ों को पढ़ रही है। ठीक है, और ये लोग अभी हैं, इसके बाद अभी परिवर्तन नहीं हुआ, ये भी बता देता हूं। यही डेटा, स्टेबल डेटा भी यही है। ठीक है, तो ये रजिस्ट्रारों के हालात हैं। इन रजिस्ट्रारों के थ्रू आपके हमारे बच्चों की पूरी प्रक्रिया, परीक्षा, अंजाम, भर्ती और रजिस्ट्रेशन वगैरह पूरी प्रक्रिया इनके थ्रू अंजाम दी जाती। ठीक, ये रजिस्ट्रारों के हालात हैं। इसके बाद अब आगे देखिए कुल प्रोफेसर। अब प्रोफेसरों की स्थिति देखिए, कुल 1005 प्रोफेसरों में से 864 सामान्य श्रेणी के हैं। 45 यूनिवर्सिटी में 1005 प्रोफेसर हैं। इन प्रोफेसरों में से 864 जनरल कैटेगरी के हैं। अब मुझे जरा आप दर्शकों थोड़ा बताइए, ये कौन सा मतलब आरक्षण यहां पे चल रहा है? मुझे थोड़ा बताएं कि कौन सा आरक्षण है। अगर हम आरक्षण के सामान्य नियम भी लगा लें तो 1005 अगर प्रोफेसर हैं और 27% आरक्षण OBC को मिलेगा, तो इसमें से 2700 पद तो सीधे OBC के होने चाहिए थे, और इससे ज्यादा होने चाहिए क्योंकि तो आरक्षण ही है। OBC वाले फिर जनरल की सीटों में भी जाएंगे पढ़ लिख कर, तो ज्यादा ही होना चाहिए। ठीक, SC वालों का 15% और ST वालों का 7.5% सीधे सीधे पोस्टें होनी चाहिए थी। पर ये तो देख लीजिए, अलग ही पूरा खेल यहाँ पे हमारे सामने दिखाई दे रहा है, मतलब अलग दुनिया चल रही है। ठीक है, बहुजनों को यहाँ कोई रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व यहाँ पे नहीं दिया जा रहा, और ये आंकड़े भयावह स्तर पर नाशकारी, भयानक स्तर पे खराब। इसलिए बहुजनों की शिक्षा के हालात खराब हैं।
और बहुजनों के बच्चे जब शिक्षित नहीं होंगे तो पकड़े रहेंगे किसी राम कृष्ण हनुमान के झंडे, कावड़ यात्राएं उठाते रहेंगे, बगैर शिक्षा के, बगैर विज्ञानवाद के, बगैर तकनीक के छोटे मोटे काम करते रहेंगे और वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हाँ, मंत्री जरूर बन जाएंगे चुनाव में वोट लेकर, अनपढ़ गवार लोग भी मंत्री बन जाते हैं, दो चार बहुजनों में से भी ऐसे मंत्री बन जाएंगे और फिर राम श्याम कृष्ण वो भी करते रहेंगे। शायद उनका उद्देश्य भी बहुजनों तो यहीं तक सीमित रखने का दिखाई देता है। आगे देखिए, कुल 1005 प्रोफेसरों में से 864 सामान्य श्रेणी के यानी 864 जनरल के हैं, जबकि सिर्फ 69 अनुसूचित जाति से हैं, 15 अनुसूचित जनजाति से हैं और 41 ओबीसी। मैं फिर वही कह रहा हूं दर्शकों, देखिए ओबीसी सबसे बुरी स्थिति ओबीसी की, मतलब ओबीसी समाज को रिप्रेजेंटेशन देना वो जरूरी नहीं समझते। एससी एसटी को तो फिर भी चलिए वो 69 और 15 सीटें दे ही रहे, ओबीसी को जिसका 27% भाग है, 2500 1000 में से 2700 पोस्टें ओबीसी को मिलनी चाहिए थी। 10,000 में से 200 क्या बोलते हैं 70 पोस्टें मिलनी थी, सॉरी ठीक 270 पोस्टें मिलनी थी ओबीसी को, मिली कितनी है 41। सबसे बुरी स्थिति ओबीसी की है रिप्रेजेंटेशन के मामले में, हक अधिकारों के मामले में। एससी एसटी ओबीसी सबकी बुरी स्थिति है, पर सबसे ज्यादा बुरी स्थिति ओबीसी रिप्रेजेंटेशन की है। 27% वालों को 41 सीट, 270 सीट वालों को मात्र 41 सीट यहां पे दी जा रही है। पता नहीं ओबीसी समाज कहां सोया हुआ है, कहां वो राम कृष्ण और झंडे वंडे। और राम राज्य में अगर ये सब होता है तो ऐसा राम राज्य कम से कम ओबीसी के लिए तो किसी काम का नहीं दिखाई देता। ठीक, ये देखिए, तो ये प्रोफेसरों की बात हो रही है। प्रोफेसरों से अपन थोड़ा नीचे उतरते हैं, एसोसिएटेड प्रोफेसर्स की तरफ आगे चलते हैं। ठीक है, देखिए कुल 2700 यानी 2700 एसोसिएटेड प्रोफेसर्स में से, अब प्रोफेसर से नीचे उतर के एसोसिएटेड प्रोफेसर्स के पदों पे आते हैं। 2700 एसोसिएटेड प्रोफेसर्स में से देखिए 2275 सामान्य श्रेणी के हैं, जबकि 195 2700 एसोसिएटेड प्रोफेसर में से 2275, सॉरी ठीक है 2275 2200 सॉरी ये देखिए हाँ 2275 सामान्य श्रेणी के हैं, और जबकि 195 अनुसूचित जाति से हैं और मात्र 73 अनुसूचित जनजाति से हैं और 132 ओबीसी से। 2700 एसोसिएटेड प्रोफेसर्स में से जिस ओबीसी समाज का 27% का आरक्षण है, वहां कितने हैं? मात्र 132। 2700 में से 132। ठीक, अनुसूचित जाति के एससी के 195 और एसटी के केवल 63। बाकी पूरे 2700 में से 2275 जनरल कैटेगरी के। ठीक है, अब आप अंदाज लगाइए ये क्या स्थिति है। मतलब ये डेटा सरकार के खुद के हैं, मैंने नहीं पढ़े, लोकसभा में इनके ही शिक्षा मंत्री ने डेटा पढ़ के बताए हुए। ये आपकी शिक्षा, विश्वविद्यालयीन शिक्षा की सूरत हाल है। अगर अभी भी आपकी आंखें नहीं खुली और अभी भी आपको अपना रिप्रेजेंटेशन नहीं दिखता, अभी भी आपको मंदिर मस्जिद राम कृष्ण हनुमान कावड़ ये सब दिखते हैं, तो फिर आपके बच्चों के भविष्य राम भरोसे ही है, सॉरी टू से। ठीक, और लगता नहीं मुझे कि अगर ये सब देखकर भी आपके अंदर बदलाव की इच्छाएं नहीं जागती, तो फिर सुधार होने की कोई इच्छाएं आगे भी दिखाई नहीं देती है। आंकड़े भयानक स्तर पे हैं, भयानक स्तर पे जातिवाद है, और इतने बड़े पैमाने पे जातिवाद है। अगर ये, मैं समझता हूं कि ये 40-60 भी होते, मतलब 60% जनरल होते, 40% SC ST भी होते, तो भी मानता थोड़ी जगह तो दे रहे हो। ठीक, चलिए कुछ गलती हो गई, मैं ये भी मान लेता। ये पूरी तरह से एक तरफा है, मतलब डोमिनेंसी नहीं है, अल्ट्रा डोमिनेंसी है जनरल कैटेगरी की, और उसमें भी ब्राह्मण, उसमें भी ज्यादातर ब्राह्मण है। जनरल वाले भी किसी गलत फहमी ना रहे, या क्षत्रिय वैश्यों के लिए जगह नहीं है, ज्यादातर ब्राह्मण है। ठीक है, तो जनरल वाले भी ये सोच रहे हैं कि उन्हें सीटें मिल रही है, नहीं नहीं नहीं, वो जनरल कैटेगरी में भी ज्यादातर ब्राह्मणों के ही सरकारी नौकरियों पर शैक्षणिक स्तर पे कब्जे। ठीक, अभी मैं जब डेटा बताऊंगा तब आप देखिए, बार बार आपको एक ही दिखेगा। मैंने जब ये कुछ राज्यों की कुलपतियों की सूची स्कैन की तो मुझे पता चला बस एक ही चीज आ रही है, मिश्रा दुबे ब्राह्मण दीक्षित, मिश्रा दुबे ब्राह्मण दीक्षित पाठक, तो यही चल रहा है। बीच में एक दो सिंह आ जाते हैं, बीच में एक दो लाला आ जाते हैं, फिर वही मिश्रा दुबे ब्राह्मण दीक्षित, मिश्रा दुबे ब्राह्मण दीक्षित पाठक, वो वही
मतलब वो सूची आप करिए, ऐसा लगेगा बस वो रिपीटेटिव गोल गोल घूम रही है। अभी अपन उससे भी देखते हैं थोड़ा सा। इस तरह से अपॉइंटमेंट है, ठीक। ये स्थिति सूरत हाल है, दिस इज व्हाट, ये बहुत बुरा है। और ये उतना ही बुरा है जितना जातिवाद किसी जमाने में, अंग्रेजों के दौर में भी मेरे ख्याल से इतने बुरे हालात तो नहीं होंगे। मैं ये मानता हूं कि अंग्रेज इन चीजों का लुक आफ्टर करते होंगे, और इतनी बुरी तरह से ब्राह्मणवाद उनके दौर में भी नहीं होगा जितनी बुरी तरह से ब्राह्मणवाद इन 10 सालों में हावी हो चुका है, ठीक। विशेषकर इन 10 सालों की बात कर रहा हूं। ये पहले पहले भी इतने बुरे डेटा कभी नहीं थे, ठीक। हालात खराब थे पर इतना बुरा नहीं था। पुरानी सरदार जी की सरकार भी थी, वह भी सोशल इक्वलिटी और समानता, इंक्लूसिव ग्रोथ और ये सब बातें होती थी और चीजें ध्यान रखी जा रही थी। कम थी लेकिन चलिए ठीक है, थोड़ा इंक्लूजन तो था। ये तो पूरी तरह से शैक्षणिक तंत्र को पूरी तरह से ब्राह्मणवादी व्यवस्था के हाथों में सौंप दिया गया है, और यही आरएसएस का पूरा प्रोपोगंडा है। शैक्षणिक तंत्र खास जाति वर्ग के लोगों के हाथों में सौंप दो, फिर ये अपने वहां से धर्मांधता का आडंबर चलाएं, और फिर एक छद्म राष्ट्रवाद निर्मित होगा, धर्म आधारित छद्म राष्ट्रवाद, और इसके नाम पर वो वोट मांगकर हमेशा के लिए सत्ता अपने हाथों में रखी जाएगी। तो ये आपकी विश्वविद्यालय शिक्षा की स्थिति है सरकार के आंकड़ों के अनुसार। आगे देखिए, 2019 में आया नया कानून। इसी तरह असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर भी कुल, असिस्टेंट प्रोफेसर की स्थिति देख लीजिए, प्रोफेसर देखिए, एसोसिएटेड प्रोफेसर देखिए, अब असिस्टेंट प्रोफेसर की स्थिति देख लीजिए। इसी तरह असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर भी कुल 8,668 देखिए 58, ठीक है, 600 8,600, एक मिनट रुकिए जरा, 8,668 लोगों में से 5,247 सामान्य श्रेणी के। असिस्टेंट प्रोफेसर के पद अगर हम देखें तो 8,668 टोटल पद हैं, ऐसा ये कह रहे हैं, और इसमें से 5,247 जनरल कैटेगरी के। 8 में से 5,000 करीब पद सीधे सीधे जनरल कैटेगरी को दे दिए गए, जबकि 1,042 अनुसूचित जाति के, 490 अनुसूचित जनजाति के, और 1,500 क्या बोलते हैं 67 ओबीसी को दिए गए, ठीक है। ये आपके असिस्टेंट प्रोफेसर की स्थितियां हैं। अब आप अंदाज लगाइए क्या हालात है, क्या सूरत हाल है। मतलब ये कि असिस्टेंट प्रोफेसर से एसोसिएटेड और एसोसिएटेड से प्रोफेसर बनते बनते तक क्या हो जाता है, जातिवादी व्यवस्था मजबूत हो जाती है और ऊंचे पदों तक लोगों की पहुंच आरक्षण के बावजूद भी कम हो जाती है। ये हमें दिखाई दे रहा है कि जैसे जैसे आप अपना पोस्ट ऊपर बढ़ाते जाओगे, प्रमोशन होगा, वैसे वैसे जनरल कैटेगरी के लोग ज्यादा ऊंचे पदों पर चले जाएंगे और एससी एसटी ओबीसी के ऊपर की पहुंच कमजोर होती चली जाएगी। मतलब प्रमोशन होते होते केवल ऊंचे पदों तक जनरल कैटेगरी के लोगों का वर्चस्व हो जाता है और एससी एसटी ओबीसी के लोगों का वहां पे वर्चस्व नहीं रहता। जबकि असिस्टेंट प्रोफेसर से जब भर्ती होती है तो 8,000 में से 5,000 जनरल कैटेगरी के लोग रहते हैं, 8,668 में से 5,247, या फिर भी ठीक है आंकड़ा, और अनुसूचित जाति के 142, और अनुसूचित जनजाति के 490, और ओबीसी के 1,567। ये ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन फिर भी यहाँ थोड़ी स्थिति ठीक है। ये आंकड़े बता रहे हैं कि अब ये जब असिस्टेंट से एसोसिएटेड बनेंगे तो फिर जनरल कैटेगरी के लोग ज्यादा ऊपर पहुंच जाएंगे, एससी एसटी वालों के कम प्रमोशन होंगे, और जब ये प्रोफेसर बनेंगे तो वहां पे बहुत ही बुरी स्थिति हो जाएगी। ज्यादातर जनरल कैटेगरी के रहेंगे और एससी एसटी के 1 2 9 ही थे, मैंने देखा था 8 9 10 ऐसे कुछ थे, जो भी थे। तो प्रमोशन होने पर जनरल कैटेगरी के लोग लाभ में रहते हैं। कम से कम विश्वविद्यालय शिक्षा के आंकड़ों के स्तर हमें ये बताते हैं, और फिर ये इस बात का विरोध करते हैं कि प्रमोशन में आरक्षण नहीं होना चाहिए। आप अंदाज लगाइए कि ये लोग अब कहते हैं प्रमोशन में आरक्षण ना हो, अगर वो भी हट जाएगा तो फिर क्या स्थिति रहेगी, ठीक है। तो ये आंकड़े हैं, इन आंकड़ों की स्थिति आप देखिए। बहुजनों को पहले तो उनके पूरे हक अधिकार नहीं मिलते जब कोई असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में भर्ती होता है, फिर प्रमोशन की बारी आती है तो एसोसिएटेड प्रोफेसर पे जनरल ज्यादा प्रमोट हो जाते हैं, और फिर प्रोफेसर बनने पर वो और जनरल ही पूरे 90% तक पहुंच जाते हैं, फिर एससी एसटी ओबीसी धीरे धीरे कब बिल्कुल गायब हो जाते हैं, 2 4 10 ही बनते हैं। ये आंकड़े हमें ये सारा एनालिसिस यहाँ पे देते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो मतलब जातिवाद किस तरह से काम कर रहा है, आप देखिए कितने महीन तरीके से काम कर रहा है, ठीक। भर्ती होगी आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में सबसे छोटे स्तर,
फिर एसोसिएटेड पे जाओगे, फिर प्रोफेसर के स्तर पे जाओगे, और धीरे धीरे हर स्टेप पे आरक्षण और SC ST OBC के अधिकार धीरे 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 काटे जाएंगे, और सबसे ऊंचे पदों पर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सवर्णों के ही कब्जे बने रहें। ये डेटा ये कह रहा है। अगर आप इस डेटा को नहीं समझ पा रहे तो थोड़ा स्टेप बाय स्टेप इसे थोड़ा समझिए। इसका एनालिसिस बिल्कुल अलग तरीके से हो रहा है। ठीक, इतने महीन तरीके से जातिवाद काम कर रहा है कि जब भर्ती होगी तब आपको थोड़ी सी संख्या दिखेगी, अरे 8,000 भर्ती किए, 5,000 तो देखो जनरल है, बाकी तो होगी SC ST OBC। लेकिन अब जब स्टेपों पे ऊपर जाओगे तो पता चलेगा धीरे 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 ये यहीं रह जाते हैं। ज्यादातर SC ST OBC के लोग असिस्टेंट प्रोफेसर भर के यहीं रह जा रहे हैं, एसोसिएटेड और प्रोफेसर नहीं बन पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें प्रमोशंस नहीं दिए जाते, क्योंकि ऊपर बैठे हुए कुलपति चांसलर्स कौन है, वो सवर्ण है, ऊंची जात के हैं, ज्यादातर ब्राह्मण है। ठीक है, ये आपके विश्वविद्यालय शिक्षा के सूरत हाल है। और जातिवाद इस तरह से सबसे महत्वपूर्ण चीज शिक्षा है, वहां जातिवाद के हालात सबसे गंदी स्थितियों में हमें दिखाई दे रहे हैं। शायद आप इस चीज को समझ पा रहे होंगे कि ये खेल कैसे खेल रहे हैं, और ये खेल इतना महीन तरीके से खेला जा रहा है कि कोई बहुजन चाहकर भी विरोध करे तो वो आपको ये एसोसिएटेड असिस्टेंट प्रोफेसर के डेटा दिखा देंगे। ठीक है, फिर बहुजनों को पढ़ाई करके आना पड़ेगा कि नहीं भाई तुम यहां तो थोड़ा बहुत दिख रहा है, लेकिन वो एसोसिएटेड और क्या बोलते हैं प्रोफेसर और फिर कुलपति में पूरा गायब कर देते हो। ठीक, तो वहां तक विरोध करने वालों की संख्या पर बिल्कुल कम हो जाएगी। ये खेल है, तो महत्वपूर्ण पदों पर इनके कब्जे बने रहेंगे। ठीक, तो ये पूरा खेल आप समझिए, इस तरह से ये पूरा तंत्र काम करता है। बड़ी भयानक स्थिति है, थिंग्स आर वेरी पैथेटिक। और ये लोग जब ऊंचे पदों पर रहेंगे तो आपके हक अधिकार, शिक्षा की स्थिति, ये कभी आपको नहीं मिलेगी, और साथ में शिक्षा का ब्राह्मणीकरण वो होता ही चला जाएगा, उसे आप नहीं रोक पाओगे। ठीक है, आज रामायण महाभारत घोषणा दी है, कल मनुस्मृति भी डाल देंगे, सब कुछ धीरे धीरे डाल देंगे। क्यों? क्योंकि शिक्षा इन्हीं ब्राह्मणवादी मानसिकता के लोगों के हाथों में ऊंचे पदों पर यही बैठे हैं, और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के हाल हैं। ठीक है, जो हमेशा लोगों की नजर में रहती उनकी स्थिति। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या स्थिति है। आगे देखिए, विश्वविद्यालय में पदों पर आरक्षण के नियमों के लिए 2019 में केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान अधिनियम लाया गया था। इसके तहत आरक्षण व्यवस्था में 2 बड़े बदलाव लाए गए थे। इसके पहले तक केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षकों के पदों में सिर्फ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण था, लेकिन इसके बाद अधिनियम के तहत OBC और आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी के लिए भी आरक्षण ला दिया गया। ठीक है, तो सेंट्रल लेवल के जो क्या बोलते हैं शैक्षणिक संस्थान थे, उनमें देखिए SC ST का आरक्षण था, लेकिन 19 के बाद OBC का आरक्षण भी आ चुका है, और इकोनॉमिक जो है आर्थिक रूप से कम EWS का आरक्षण भी यहाँ पे दे दिया गया। उसके बाद भी 19 के बाद 20, 21, 22 तक के आंकड़े, एंड तक के आंकड़े हैं, कोई सुधार नहीं है। OBC की स्थिति ना पहले अच्छी थी, ना अभी भी बहुत अच्छी दिखाई नहीं देती है। ठीक है, SC ST की स्थिति भी अच्छी नहीं दिखाई देती। जैसे जैसे प्रमोशन होता जाता है उनके स्थिति बिल्कुल कमजोर होती है, और सबसे ऊंचे पदों पर 2-4 की स्थिति रहती है, वहां सारे सवर्ण कब्जा करके बैठे रहते हैं। ये आपके शैक्षणिक तंत्रों की स्थिति हमें दिखाई देती है। ठीक है, दर्शकों ये इसे थोड़ा समझ लीजिए। ये जो 2019 का केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान अधिनियम लाया गया, इसे मैं फिर से पढ़ देता हूं, अगर आप में से किसी ने नोट नहीं किया हो तो। ये कहता है कि इससे पहले तक केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षकों के पदों में सिर्फ अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षण था, लेकिन इस अधिनियम के बाद OBC और आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी के लोगों के लिए भी आरक्षण लाया गया। मतलब ये है कि जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान हैं, 2019 के पहले तक यहाँ OBC के कोई आरक्षण नहीं थे। ठीक है, EWS आरक्षण आने के बाद इनकी मजबूरी हो गई, क्योंकि जब EWS यानी जनरल वालों को आरक्षण दोगे तो OBC को आरक्षण देना आपकी मजबूरी है। तो OBC को आरक्षण इसलिए मिल गया क्योंकि EWS का 10% आरक्षण देना था इन सेंट्रल यूनिवर्सिटी। अगर कोई OBC वाला सो रहा हो तो देख ले, आरक्षण था ही नहीं, और मिला भी तो जगह अभी भी नहीं मिल रही। ठीक, ये स्थिति है। बताएं जरा, मतलब इस देश में सबसे महत्वपूर्ण जगह OBC वालों को आरक्षण ही नहीं। ठीक।
और उन्हें पता भी नहीं, आरक्षण नहीं है तो भी आरक्षण होने की गालियां खाते रहते हैं। ये स्थितियां हैं, ये हालात था। तो ये हालात हैं और ये मजबूरी में यहाँ पे ये सब लागू किया गया। चलिए आगे देखिए। और दूसरा यहाँ पे जो संशोधन हुआ था वो देख लीजिए। दूसरा, पहले आरक्षण विभाग के स्तर पर होता था, लेकिन इस अधिनियम के तहत विश्वविद्यालय को आरक्षण लागू करने की इकाई बना दिया गया। ठीक है। अब देखिए, विश्वविद्यालय शिक्षा हाथ में कुलपति के है, उप कुलपति के है, और जो वाइस चांसलर है वो है ब्राह्मणवादी व्यवस्था का कोई सवर्ण। और अब आरक्षण लागू विभाग के स्तर पर था, अब चेंज करके विश्वविद्यालय स्तर पे ला दिया गया। तो अब क्या होगा? ऑब्वियसली वही होगा जो हो रहा है। ठीक है। अनुसूचित जनजाति के लिए 7.5%, अनुसूचित जाति के लिए 15%, ओबीसी के लिए 7%, ईडब्ल्यूएस के लिए 10% सीटें आरक्षित की गई। ठीक, ये इस तरह से। इस फॉर्मूले के हिसाब से 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में कुल 1005 प्रोफेसरों में से कम 75 अनुसूचित जनजाति के होने चाहिए थे, सिर्फ 15 हैं। अनुसूचित जाति के कम से कम 151 प्रोफेसर होने चाहिए थे, लेकिन सिर्फ 69 हैं, और बाकी पदों पर ही ऐसी स्थितियां बनी हुई है। तो ये इन्होंने खुद ही एनालिसिस करके दे दिया कि नए नियम के हिसाब से भी जो आरक्षण है उतनी सीटें नहीं मिल रही, होना तो ज्यादा ही चाहिए था, और हालात खराब बने हुए। ठीक है। उपकुलपति का पद देखिए इकलौता होता है, इसलिए उस पर आरक्षण लागू नहीं किया जा सकता, लेकिन इस पद के आंकड़े भी इस बात का सबूत हैं कि वंचित वर्ग के लोगों को उस पद तक पहुंचने का मौका नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, वहां तो बिल्कुल भी जगह नहीं है, वाइस चांसलर में तो जगह। तो कुल मिलाकर लब्बो लुबाब यह है कि जैसे जैसे आप सिस्टम में, शैक्षणिक व्यवस्था में ऊपर की तरफ जाते हैं, वहां पर आरक्षण रूपी व्यवस्था होते हुए भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व यानी रिप्रेजेंटेशन एससी एसटी ओबीसी वर्गों को नहीं मिलता। निचले पदों तक कुछ मिल भी जाता है, लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे, प्रमोशन होंगे, तो वहां पर आरक्षण के लाभ नहीं मिलेंगे या उनका रिप्रेजेंटेशन उन्हें पर्याप्त नहीं मिलेगा, और जितने भी उच्च पद हैं उन पर कोई ना कोई सवर्ण बैठा होगा। ये सुनिश्चित करेगा कि जातिवादी व्यवस्था अच्छे तरीके से समाज शैक्षणिक तंत्र में चलती रहे। ये पूरा लबोलबाब इस पूरी स्थिति का हमारे सामने दिखाई देता है। तो ये हालात हैं आपकी कुलपति व्यवस्था और शैक्षणिक तंत्र के। तो अगर राहुल गांधी ये कहते हैं कि कुलपति व्यवस्था में कुछ खास जाति मानसिकता के लोगों को रखा जा रहा है, तो वो सही है, उनका दावा गलत नहीं है। ये सरकार के आंकड़े इस बात को सपोर्ट भी करते हैं कि खास मानसिकता के, जातिवादी मानसिकता के लोगों को ही यहाँ पे रखा जा रहा है। और ये लोग किस संस्था से जुड़े हैं ये भी बताने की जरूरत नहीं है, ये सब संघी लोग हैं, ठीक, उसी मानसिकता के लोग। आगे देखिए, फिर हम वर्तमान में आते हैं। इकोनॉमिक्स टाइम्स एक आर्टिकल छापता है, और वो क्या छापता है कि देखिए, ये आर्टिकल अभी का ही है, मैं डेट भी बता देता हूं आपके सामने। ये फरवरी 2024 का आर्टिकल है। अब फिर से केंद्र में सरकार कुछ जवाब देती दिखाई देती है एक प्रश्न के, उसमें वो क्या है वो मैं आपके सामने यहाँ पे रखता हूँ, इसे जरूर देख लीजिए गौर से। ये आपको सरकार खुद कह रही है, सरकार की कमेटी कह रही है। ये क्या है? ये लिखता है, एससी एसटी उम्मीदवारों को जानबूझकर शैक्षणिक संस्थाओं में नियुक्ति के लिए अनुपयुक्त घोषित कर दिया जाता है संसदीय पैनल। संसद यानी संसद के, लोकसभा के, सरकार की संसद के पैनल, इसी सरकार की, बीजेपी सरकार के संसदीय पैनल ही ये कह रहा है कि एससी एसटी समुदाय के उम्मीदवारों को शैक्षणिक संस्थाओं में नियुक्ति के लिए जानबूझकर अनुपयुक्त घोषित कर दिया जाता है। समझते हैं? मतलब एससी एसटी समुदाय के लोग एबिलिटी रखते हैं, वो नौकरी पाने के हकदार होते हैं, लेकिन ये पैनल कह रहा है, संसदीय पैनल, के जानबूझकर वह उन्हें क्या कर देते हैं, अनफिट घोषित करके उन पोस्टों को खाली छोड़ देते हैं, और फिर बाद में जनरल में ट्रांसफर होती होंगी। ये तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। ये खुद संसद का पैनल कह रहा है, और कोई नहीं कह रहा, ना मैं कह रहा हूं ना आप कह रहे हैं, ये सरकार के पैनल ही कह रहे हैं। आगे देखिए क्या पूरी स्थिति है। ठीक है, एक संसदीय पैनल के अनुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को शैक्षणिक संस्थानों में संकाय नियुक्ति के दौरान पक्षपातपूर्ण मूल्यांकन का सामना करना पड़ता है। पैनल ने अपर्याप्त उपयुक्त उम्मीदवारों के सरकार के दावे को
खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि पक्षपातपूर्ण मूल्यांकन के कारण एससी एसटी उम्मीदवारों को जानबूझकर उपयुक्त नहीं घोषित किया जाता है। तो पूरा मामला यह था कि सरकार का यह दावा था कि जो सीटें खाली हैं उन पे एससी एसटी समुदाय के उपयुक्त कैंडिडेट नहीं मिलते। फिर संसद का एक पैनल बना, उस संसद के पैनल ने सरकार के इस दावे को खारिज कर दिया और उसका कहना है कि जानबूझकर एससी एसटी समुदाय के लोगों को मिसफिट या अनफिट घोषित करके उन्हें नौकरियों में नहीं रखा जाता। ठीक है, इसे समझिए, जैसा कि हमने लक्ष्मण यादव की स्थितियों में देखा हुआ था। ठीक, आगे देखिए ये आर्टिकल क्या कहता है, थोड़ा सा देखते हैं। ये तो बिल्कुल लेटेस्ट ही है, फरवरी 2024 का ये। देखिए, एक संसदीय पैनल ने कहा है कि चयन पैनल द्वारा पक्षपातपूर्ण मूल्यांकन के कारण अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को जानबूझकर शैक्षणिक संस्थानों में संकाय सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए अनुपयुक्त घोषित किया जाता है। और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के कल्याण संबंधी समिति ने मंगलवार को लोकसभा में केंद्रीय विश्वविद्यालय, इंजीनियरिंग कॉलेज, आईआईएम, आईआईटी, चिकित्सा संस्थान, नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विश्वविद्यालय सहित स्वायत्त निकायों, शैक्षणिक संस्थानों की भूमिका पर अपनी रिपोर्ट अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का सामाजिक आर्थिक विकास, तो एक रिपोर्ट सौंपी गई है अनुसूचित जाति जनजाति के सामाजिक निकाय विकास की रिपोर्ट सौंपी गई है इस मोदी सरकार के दौरान। और इस समिति के रिपोर्ट में देखिए ये क्या बोलते हैं ये रिपोर्ट में ये बताया जा रहा है कि भाई देखिए, एक पैनल ने पक्षपातपूर्ण तरीके से मूल्यांकन करके ये बताया कि भाई जो लोग एससी एसटी समुदाय से संबंधित हैं उनको जानबूझकर मिसफिट करके डिसेबल घोषित कर देते हैं और उन्हें नौकरी पर नहीं रखते हैं। ठीक है, और अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण संबंधी समिति ने एक रिपोर्ट रखी और इस रिपोर्ट में बताया कि भाई देखिए, जितने भी केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, आईआईटी आईआईएम है, चिकित्सा संस्थान है, नवोदय है, केंद्रीय विश्वविद्यालय, स्वायत्त निकाय, ऑटोनोमस जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, वहां सभी जगह ये प्रक्रिया बड़े पैमाने पर हो रही है कि एससी एसटी उम्मीदवारों को जिनके लिए सीटें रिजर्व हैं उन्हें मिसफिट घोषित कर दो, उन्हें अपॉइंटमेंट मत दो और उन्हें नौकरियों पर मत रखो। ये सरकार की ही कमेटी कह रही है, ये सरकार की ही समिति अनुसूचित जनजाति समिति एक रिपोर्ट रख रही है सामाजिक आर्थिक विकास अनुसूचित जाति जनजाति का, और उस रिपोर्ट में ये दावे कर रही है, कोई और नहीं कर रहा, ये इसी सरकार के लोग ये सब बातें और दावे कर रहे हैं। आगे देखिए ये क्या कह रहे हैं। पैनल ने कहा कि वे सरकार के इस रूढ़िवादी जवाब को स्वीकार करने के इच्छुक नहीं है कि पर्याप्त संख्या में उपयुक्त उम्मीदवार नहीं मिल सकते। ये वास्तव में एससी एसटी उम्मीदवारों, ठीक है, के मूल्यांकन की सही तस्वीर नहीं है। तो जब सरकार ने ये कहा कि भाई एससी एसटी ओबीसी की सीटें खाली इसलिए रह जाती हैं क्योंकि उनके उपयुक्त उम्मीदवार नहीं मिलते, तो पैनल ने इस पूर्व का अध्ययन किया और अध्ययन करके उन्होंने कहा, यहाँ पे दो बातें हो रही है, अध्ययन करके कहा कि भाई ये गलत है। वास्तव में होता ये कि जितने भी संस्थान हैं उन संस्थानों में ये लोग जानबूझकर एससी एसटी उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित कर देते हैं और उनकी पोस्टें खाली छोड़ देते हैं। फिर सरकार की ही अनुसूचित जाति जनजाति समिति ने अनुसूचित जाति जनजाति विकास रिपोर्ट रखी और उसमें उन्होंने भी ये दावा किया कि जितने भी संस्थान हैं, शैक्षणिक संस्थान, आईआईटी आईआईएम, तमाम सारे संस्थानों में जानबूझकर एससी एसटी समुदाय के लोगों को नौकरियों पर नहीं रखा जाता है। ये दो मामले हमारे सामने दिखाई यहां पर दे रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए, मूल्यांकन की सही तस्वीर नहीं है जो समान रूप से उज्जवल और योग्य है, लेकिन एससी एसटी उम्मीदवारों को वंचित करने के लिए चयन समिति द्वारा गलत पक्षपातपूर्ण मूल्यांकन के कारण उन्हें जानबूझकर उपयुक्त नहीं घोषित किया जाता है। तो ये कमेटी कह रही है कि जानबूझकर जो सिलेक्शन कमेटी होती है जिसमें ज्यादातर सवर्ण होते हैं, अब यही कह रहे हैं, आगे मैं नहीं कह रहा हूं, ठीक है, वो लोग क्या करते हैं कि एससी एसटी उम्मीदवारों को सही नंबर नहीं देते, उनका मूल्यांकन नहीं करते और फिर उन्हें मिसफिट घोषित कर देते। नंबर ही नहीं मिलेंगे तो उनका सिलेक्शन होगा ही नहीं, सीटें खाली चली जाएंगी। आगे देखिए, रिपोर्ट के अनुसार उनके संकाय सदस्य होने के वैध अधिकार के बारे में है। लोकसभा सांसद किरीट प्रेमजी भाई सोलंकी की अध्यक्षता वाले पैनल ने कहा कि एम्स नई दिल्ली में संकाय पदों के लिए चयन स्थायी चयन समिति द्वारा किया जाता है जिसमें अध्यक्ष सहित 7 सदस्य होते हैं। ठीक है, समिति इस बात से चिंतित है कि इस समिति का कोई भी सदस्य एससी एसटी समुदाय से नहीं होता। एम्स का उदाहरण देते हुए बताते हैं कि एम्स में अपॉइंटमेंट कमेटी होती है, उसमें सारे सदस्य जनरल होते हैं, एससी एसटी नहीं होते।
और ये लोग सिलेक्शन करते हैं। और ऑब्वियसली सिलेक्शन करेंगे तो क्या करेंगे, एससी एसटी समुदाय की जो रिजर्व सीटें भी हैं उन पर भी कैंडिडेट को मिसफिट घोषित कर दो, नंबर कम दो, तो वो सिलेक्ट नहीं होंगे। सिलेक्ट नहीं होंगे तो सीटों के बावजूद भी जगह खाली रह जाएगी। दैट्स व्हाट इट इज, सीधा सा खेल है। और ये सीटें आगे चलकर जनरल में कन्वर्ट हो जाएंगी। ठीक है, आगे देखिए, प्रतिनिधित्व प्रदान करने और बनाई जा रही नीतियों में भाग लेने के लिए एससी एसटी समुदाय के सदस्यों को अनिवार्य रूप से चयन समिति में शामिल किया जाना चाहिए। तो ये कमेटी कहती है कि भाई जो भी इंटरव्यू कमेटी वगैरह हो उनमें कोई ना कोई एससी एसटी सदस्य तो जरूर होना चाहिए, पर नहीं होता। एम्स में एससी एसटी कर्मचारियों की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए यह कहा गया। ये एम्स की स्थिति है, इस देश के सबसे बेहतरीन शैक्षणिक चिकित्सा संस्थानों की ये स्थिति, जातिवाद वहां पर किस तरह से काम करता है। आगे देखिए, पैनल ने यह भी कहा कि सुपर स्पेशलिटी पाठ्यक्रम में आरक्षण लागू नहीं होता। ठीक है, तो जो सुपर स्पेशलिटी पाठ्यक्रम है उनमें आरक्षण लागू नहीं होता, उसकी भी बात की है। इसके परिणाम स्वरूप एससी एसटी समुदाय के सदस्य सुपर स्पेशलिटी पाठ्यक्रमों में प्रवेश नहीं कर पाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप इन उम्मीदवारों को अभूतपूर्व और अनुसूचित लाभ मिलता और सुपर स्पेशलिटी क्षेत्र में अनारक्षित संकाय सदस्यों का एक अधिकार हो जाता है। तो पैनल ये भी कह रहा है कि जो सुपर स्पेशलिटी पाठ्यक्रम है, जो हायर मेडिकल एजुकेशन है, उसमें आरक्षण नहीं होने की वजह से एससी एसटी समुदाय के लोग स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं बन पाते। और इस देश में इस फील्ड में, सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की फील्ड में केवल सवर्णों के कब्जे हो जाते हैं। ठीक है, फिर ये हमसे आकर कहते हैं देखो सारे अच्छे डॉक्टर सवर्ण होते हैं। अब ये जानबूझकर तो तुमने फर्जी व्यवस्था बनाई, चयन कमेटी बनाओगे, इंटरव्यू कमेटी बनाओगे, उसमें सारे सवर्ण बैठ जाओगे। ठीक है, एससी एसटी वाले डॉक्टर्स को नंबर नहीं दोगे, तो वो सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर बनेंगे कैसे, ऊंचे पाठ्यक्रमों में जाएंगे कैसे, सारे जनरल लोग जाएंगे, तो जनरली फिर आपको स्पेशलिस्ट डॉक्टर बनकर दिखाई देंगे। खुलेआम ये सारा खेल चलता रहता है, क्योंकि इस देश का बहुजन अशिक्षित है, वो किसी चीज का विरोध करने की स्थिति में है ही नहीं, उसे समझ में ही नहीं आता, तो विरोध कहां से करेगा। विरोध करने के लिए जानकारियां भी तो होनी चाहिए। ठीक, ये भी एक परेशानी, ये स्थिति है। आगे देखिए, आरक्षण नीति इसे सभी सुपर स्पेशलिस्ट क्षेत्रों में छात्र संकाय स्तर पर सख्ती से लागू किया जाना चाहिए, ताकि वहां भी एससी और एसटी संकाय सदस्यों की उपस्थिति सुनिश्चित की जा सके। इस उद्देश्य के लिए समिति का दृढ़ विचार है कि एससी एसटी डॉक्टर और छात्रों के विदेश में विदेश प्रशिक्षण के लिए भेजने के लिए प्रभावी तंत्र स्थापित किया जाना चाहिए, ताकि सभी सुपर स्पेशलिस्ट क्षेत्रों में उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व स्पष्ट रूप से देखा जा सके। यह भी कहा कमेटी ने कि जितने भी एससी एसटी समुदाय के लोग हैं उनके लिए इस फील्ड में आरक्षण हो। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जो भी डॉक्टर हैं एससी एसटी वर्ग के, उन्हें विदेशों में प्रशिक्षण वगैरह के भेजने की व्यवस्था भी होनी चाहिए, ताकि वो इस फील्ड में अच्छा कुछ कर सकें और उनका रिप्रेजेंटेशन पूरा हो सके। ठीक है, तो ये पूरा रिपोर्ट है, ये अभी की रिपोर्ट है, फरवरी 24 की रिपोर्ट है, जो ये कह रही है कि जानबूझकर एससी एसटी कम्युनिटी के समुदाय के लोगों को चयन समितियों में बैठे हुए ज्यादातर सवर्णिक मेंबर होते हैं, उनके द्वारा मिसफिट घोषित कर दिया जाता है और उन्हें जानबूझ के नौकरियों पे नहीं रखा जाता, और इससे उनका रिप्रेजेंटेशन पूरा नहीं होता। और ये बड़े व्यापक पैमाने पे होता है। ये रिपोर्ट कम से कम हमारे सामने दिखा रही है ये देश के वर्तमान सूरत हाल है, और इस तरह से जातिवाद महीन तरीके से इस तंत्र में काम करता रहता है। महत्वपूर्ण पदों पर ये लोग उपस्थित हैं। ठीक है दर्शकों, इस चीज को समझिए कि जिनकी जनसंख्या मात्र 3.5% है, वो सारे महत्वपूर्ण पदों पर कब्जा कर लेते हैं और मजेदार जीवन जीते रहते हैं। ठीक है, अच्छे समझिए, संख्या में कम है, महत्वपूर्ण पद हथिया लेते हैं, मजेदार जीवन जीते रहते हैं और अपने ही लोगों को आगे भाई भतीजावाद करके, नेपोटिज्म करके आगे बढ़ाते रहते हैं। इस तरह से इनके संसाधनों पर कब्जे बने रहते हैं। इनके समाज के लोग मजेदार जीवन जीते रहते हैं और जिनकी जनसंख्या ज्यादा है उन्हें हक अधिकारों से, रिप्रेजेंटेशन से दूर कर देते हैं और उन्हें पिछड़ा, कमजोर, अशिक्षित, निम्न बनाकर ये रखा करते हैं। अब जातिवाद इस तरह से काम करता है। आज जातिवाद की संरचना ये है। अब चूंकि सारे महत्वपूर्ण जगहों पर यही तथाकथित सवर्ण जाति के लोग होंगे, तो मजबूरी में एससी एसटी समुदाय के लोगों को इनके आगे झुकना पड़ेगा। अगर इस देश के सबसे अच्छे डॉक्टर सवर्ण होंगे,
अगर इस देश के सबसे अच्छे इंजीनियर्स ऊंचे पदों पर बैठे लोग सवर्ण होंगे, चांसलर सवर्ण होंगे, रजिस्ट्रार सवर्ण होंगे, सारे महत्वपूर्ण पदों पर जब सवर्ण बैठे होंगे, ऊंची जाति के लोग बैठे होंगे, तो मजबूरी है आपकी, आपको इन्हें झेलना ही पड़ेगा। समझते हैं? ये जातिवाद बनाए रखने की एक बड़ी वजह यह है कि इस देश का बहुजन वो निम्न स्थिति में, और इस देश के उच्च वर्ण वो ताकतवर स्थिति में है। बहुजन को मजबूरी में इन सबको झेलना पड़ता है। वो किसी चीज का मना नहीं कर सकता, वो खुलकर बोल नहीं सकता, क्योंकि आप बीमार हो जाओगे तो एक सवर्ण डॉक्टर से इलाज करवाना पड़ेगा, क्योंकि सिस्टम ऐसा है कि SC ST OBC समाज के लोग सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर बन ही नहीं सकते, क्योंकि उन्हें रिप्रेजेंटेशन वहां पे दिया ही नहीं जाता। ठीक, अच्छा पढ़ते हैं तो भी नहीं जाने देंगे वो आपको। ये सिस्टम काम करता है। अब जातिवाद इस तरह से काम कर रहा है। ठीक है, ये है महीन जातिवाद कि अब आपकी मजबूरी है कि आप उनके आगे झुकोगे, क्योंकि सारे महत्वपूर्ण पदों पर सारी अच्छी शिक्षा, सारे अच्छे काम उन्होंने अपने हाथों में ले लिए। शिक्षा उन्होंने अपने हाथों में ले ली, तो उनके बच्चे ही इंजीनियर बनेंगे, उनके बच्चे ही डॉक्टर्स बनेंगे, और उनके बच्चे ही ज्यादा ज्ञानवान बनेंगे, महत्वपूर्ण पदों पर जाएंगे। ठीक, सब प्रशासन में सारे महत्वपूर्ण पद वो हत्या के बैठ जाएंगे, शिक्षा में सारे महत्वपूर्ण पद वो हत्या के बैठ जाएंगे, चिकित्सा में सारे महत्वपूर्ण पद वो हत्या के बैठ जाएंगे, न्यायपालिका में वो बैठ जाएंगे। तो अब आपकी मजबूरी ये है कि आप उनका विरोध करोगे कैसे? सारी महत्वपूर्ण जगह पर तो वही है, विशेषज्ञ बन के बैठे हुए हैं। अब आप करोगे क्या? भाई डॉक्टर बन के, सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर बन के वही बैठे हैं। आप विरोध भी करोगे तो इलाज तो उनसे ही करवाना पड़ेगा। सिस्टम उन्होंने इस तरह का बनाया है कि आपकी मजबूरी है, आपको जाना उनके पास ही पड़ेगा, क्योंकि आपके लोग वहां पर नहीं है, विकल्प नहीं है आपके पास। आप विरोध करो भी तो कैसे करो? अब जातिवाद इस तरह से काम कर रहा है। ठीक, और आपको ये जंजीरें तोड़ने की जरूरत है, आपको ये साइकिल्स तोड़ने पड़ेंगे, इन चीजों पे काम करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए मैं कई बार कहता हूं कि काल्पनिक इतिहास के गोते लगाकर आप कहीं जाने वाले नहीं हो। ठीक, वर्तमान देखिए, वर्तमान में चीजें कैसे बदल रही हैं। ब्राह्मणवाद और जातिवाद अब बदल चुका है। अब वो वैसे काम नहीं करता जो इतिहास के पन्नों में आप ढूंढते रहते हो। अब वो ऐसे काम करता है कि सारे सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर वही सवर्ण बन के बैठे हो, विशेषकर ब्राह्मण बन के बैठे हो। मजबूरी है, आप विरोध करके देखो, फिर इलाज कहां से कराओगे? ठीक, न्यायपालिका में सारे महत्वपूर्ण पद वही लेके बैठे हैं, मजबूरी है, विरोध करोगे, न्याय लेने जाओगे, वही मिलेंगे आपको। शैक्षणिक तंत्र में वही बैठे हुए हैं, मजबूरी है, आप वहां पे जातिवाद की बात करोगे, वो उठाकर आपको बाहर फेंक देंगे, जैसे रोहित वेमुला के साथ हुआ, क्योंकि कुलपति तो सवर्णी है। इस तरह से सिस्टम काम कर रहा है। इसलिए ये समझना पड़ेगा आपको कि चीजें कितनी महीनता से यहां बुनी जा रही हैं, और आपको सिलाई के एक एक धागे को खोलकर इस पूरे जातिवाद रूपी आवरण को खत्म करना पड़ेगा। आपको लड़ाई यहां लड़नी है, आपको लड़ाई आज की स्थितियों में लड़नी है। अब जातिवाद वहां नहीं रह गया जहां आप उसे ढूंढ रहे हैं। ठीक है, वहां नहीं मिलेगा आपको, अब जातिवाद यहां आ गया है। ठीक, और इन चीजों से आपको निदान चाहिए। हमारे बच्चों को आगे बढ़ने के लिए इन रास्तों को काटने की जरूरत है, यहां जगह बनानी है, और हम इन मुद्दों पे बात करेंगे तो इन जगह पर, इस मुद्दे पर जगह बन पाएगी। जब आप बात ही नहीं करोगे कि कभी सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर हमारे वर्ग के क्यों नहीं है, विश्वविद्यालय शिक्षा में कुलपति हमारे क्यों नहीं है, प्रोफेसर हमारे क्यों नहीं है, जब आप ये बात ही नहीं करोगे तो ये मुद्दे कभी बनेंगे नहीं। और उनके लिए बड़ा आसान है, आप उनके धर्म ग्रंथों पे मैच खेलते रहिए। जाति जन्म से है, कर्म से है, दे आर वेरी कंफर्टेबल, बहुत कंफर्टेबल है इस मुद्दे पर। आप उनसे घंटों बहस करिए, तो चाहते ही ना आप इसी बहस में फंसे रहो। इस पे मत आओ, ये जो वास्तविक कब्जा है उनका, इस पे मत आओ। तो आपको वहां से निकलकर यहां आना पड़ेगा। ठीक, आज की स्थिति पे समझिए, आज कहां क्या हो रहा है, और आपको इस चीज के निदान करने, कहां वार करना है। ठीक है, तो काल्पनाओं से बाहर निकलिए, काल्पनिक लोग से बाहर निकलिए। जातिवाद आज हमारे बच्चों को अलग तरीके से सामना करना पड़ता है। हमें उन जगहों को ढूंढना पड़ेगा और उन्हें उघार कर लोगों के सामने रखना पड़ेगा कि आपको जब जातिवाद की बात करनी है तो कहाँ करनी है। मतलब आप उनके धर्म ग्रंथों में जातिवाद बताते रहोगे, दे आर माइटी कंफर्टेबल, बहुत कंफर्टेबल, हम आपसे 2 घंटे बहस कर लेंगे,
जन्ना करुणा जमना करुणा मान भी लेंगे, पहले ऐसा होता था, क्योंकि उन्हें आज जातिवाद वो कर रहे हैं, आप उस पर वार थोड़ी कर रहे हो। आपको वार आज के जातिवाद पे करना पड़ेगा। आज कहां पे वो जातिवाद कर रहे हैं, वहां दुखती रतों पे वार करो, तब जाकर उन्हें कष्ट होंगे, तकलीफ होगी, और तब निदान निकलेंगे। ठीक, बाहर निकलिए, थोड़ा सा कल्पनाशीलता से थोड़ा बाहर निकलिए और इस समस्या को समझिए। समस्या बहुत विकराल है। जब किसी डॉक्टर, सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर से इलाज कर रहे हैं ना, तो याद रखिएगा, ये स्पेशलिस्ट अपनी योग्यता पे नहीं बना, ये स्पेशलिस्ट बना है क्योंकि चयन समिति में इसी की जात के लोग बैठे थे और इन्होंने से ज्यादा नंबर दिए, और किसी SC ST OBC का बच्चा आया होगा, उसे बाहर भगा दिया होगा, उसे नंबर नहीं दिए होंगे, उसने MBBS किया भी होगा, तो वो हायर एजुकेशन में नहीं जा पाया होगा। अब आपकी मजबूरी है, आपको इस डॉक्टर से इलाज करवाना पड़ रहा है। इसकी जगह कोई SC ST OBC का भी बंदा हो सकता था। ठीक, इसे थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये चीजें इस तरह से काम कर रही, और हमें इन चीजों के निदान करने, इन पे बात करनी है, इनके सुधार की दिशाओं में काम करने। ठीक, चलिए, तो ये तो स्थिति है। सरकार के ही जो जवाब थे वो मैंने आपके सामने पड़े हुए हैं। हमने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कहा। जो सरकार ने संसद में बोले, जो उनके मंत्रियों ने बोले, वही सब प्रश्नों के जवाब मैं आपके सामने यहाँ पे रख रहा हूँ। इसके बाद मैंने फिर इस चीज को थोड़ी जहमत फरमाई कि मैं कुछ राज्यों के कुलपतियों की लिस्ट देखूं कि इसमें कितनी सच्चाई है, कि स्टेट लेवल पे क्या सूरत हाल है। तो भाई हमने सेंट्रल यूनिवर्सिटी के हाल तो देख लिया, अब राज्य स्तर पे हम कुलपतियों की जब लिस्ट देखें तो हमें वहां कौन दिखाई देता है, ये थोड़ा देख लेते हैं। और उसके लिए हम सबसे पहले राम राज्य वाले उत्तर प्रदेश में चलते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो यूनिवर्सिटीज हैं, वहां के यूनिवर्सिटियों के हेड यानी वाइस चांसलर आखिर कौन है। और फिर राम राज्य का दूसरा क्षेत्र गुजरात चलेंगे। चलिए थोड़ा देख लेते हैं यहां कौन सी जात वर्ग के लोग शैक्षणिक तंत्र में ऊंची स्थितियों में कुलपति बन के बैठे होंगे। चलिए देख लेते हैं, थोड़ा सा ये लिस्ट भी आपके सामने रखते हैं। तो देखिए, हम आ गए यहां से उत्तर प्रदेश गवर्नर हाउस की वेबसाइट पर, राजभवन की वेबसाइट उत्तर प्रदेश पर, और वहां से हमने डेटा लिए, विश्वविद्यालय के कुलपतियों की स्थिति का डेटा उठाया है। 30 अप्रैल 2024 तक का अपडेट है। ये पूरी स्थिति है। कुल मिलाकर यूनिवर्सिटियों के नाम है, देखिए, आचार्य नरेंद्र देव, अटल बिहारी वाजपेयी, बंदा कृष्ण यूनिवर्सिटी, भतखंडे, बुंदेलखंड, ऐसे करके जब हमने टोटल यूनिवर्सिटियों की संख्या देखी तो हमें पता चला कि ये यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश में 34 यूनिवर्सिटी दिखाई देती है। वीर बहादुर सिंह यूनिवर्सिटी दिखाई देती, ठीक है, 34 यूनिवर्सिटी है। और जब इसके सामने एक लिस्ट है यूनिवर्सिटियों के चांसलरों के नाम की, तो हम ये VC वाइस चांसलरों के नाम की तरफ गए, तो इस 34 यूनिवर्सिटी के 34 VC कौन है जरा आप देख लीजिए। तो मैं थोड़ा सा बता देता हूं, देखिए, सिंह, मिश्रा, सिंह, पांडे, सिंह, पाठक, शुक्ला, टंडन, पांडे, रानी, गोयल, सिंह, झा, ठीक है, समीशर प्रोफेसर, इनका नाम जात नहीं लिखी, गुप्ता, सिंह, नित्यानंद, सिंह, सैनी, शर्मा, त्यागी, सिंह, चंद्रशेखर, ठीक है, उसके बाद शर्मा, धीमानी, सिंह, श्रीवास्तव, राय, श्रीवास्तव, सिंह और वंदना सिंह। तो अब ये आपकी लिस्ट है इसकी, उत्तर प्रदेश की, ये मैंने आपके सामने पड़ी हुई है। इसके बाद मैं आपको गुजरात की तरफ लेके चलता हूं। तो आप देखिए, इसमें बड़ी तादाद में आपको सारे ही जनरल दिखाई देंगे, और 3% वालों की संख्या भी अच्छी खासी दिखेगी, मिश्रा, पांडे, ये सब भी दिखेंगे। सिंह ही ज्यादा दिख रहे हैं उत्तर प्रदेश में। ठाकुरवाद चलने की जो बात है वो थोड़ी सी यहाँ यूनिवर्सिटी में दिखती है, बड़ी तादाद में सिंह भी दिख रहे हैं। लेकिन यहाँ पे कहीं SC ST समुदाय या OBC समुदाय के ज्यादा लोग नहीं दिख रहे। पता नहीं एक भी है क्या, मुझे नहीं पता, मुझे तो स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं दिखा। एक आध कोई होगा तो होगा। ये थोड़ी सी स्थिति। आगे मैं अब आपको गुजरात की तरफ लेके चलता हूं। वहां पर भी रामराज के मजे हैं, और वहां भी SC ST समाज रामराज में सोया हुआ है। चलिए देख लेते हैं वहां की यूनिवर्सिटी में क्या हाल है, देख लेते हैं। तो ये हम गुजरात की वेबसाइट पर आ गए। गुजरात राजभवन यानी गवर्नर हाउस की वेबसाइट है, लिस्ट ऑफ वाइस चांसलर ऑफ गुजरात यूनिवर्सिटी, ठीक है। देख लेते हैं गुजरात की यूनिवर्सिटियां हैं, और गुजरात की यूनिवर्सिटी में भी शायद देख लीजिए टोटल यूनिवर्सिटी हैं गुजरात स्टेट की। ये देखिए, एक मिनट लाता हूं मैं आपके सामने फाइनल, 42, 45, 46, गुजरात में 55 यूनिवर्सिटीज है टोटल। 55 यूनिवर्सिटीज हैं, 56, 57, 58, 61, टोटल 61 यूनिवर्सिटी हैं गुजरात की।
अब गुजरात की इन 61 यूनिवर्सिटी के चांसलरों की हम लिस्ट देख लें तो ये कौन दिखाई देते हैं, थोड़ा सा हम इस पे नजर डालते हैं। सूरत हाल क्या है थोड़ा हमें पता तो होना चाहिए कि ये स्टेट यूनिवर्सिटियों की बात हो रही है दर्शकों। वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का डेटा तो मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ। गुजरात स्टेट में क्या हाल चाल है थोड़ा सा आपके सामने लेकर आता हूँ। तो ये भी मैं लिस्ट पढ़ देता हूँ गुजरात की यूनिवर्सिटी के, थोड़ी सी लिस्ट है, ऊपर से पढ़ना शुरू करता हूँ। एक नंबर से देखिए, सबसे पहले देख लीजिए गुजरात यूनिवर्सिटी अहमदाबाद, पांडे, फिर देसाई, फिर बोरा, फिर कुलकर्णी, फिर पेथानी, उसके बाद फिर चवड़, CHAVDA चवड़ा, उसके बाद जडेजा, फिर मिश्रा, फिर व्यास, फिर उपाध्याय, फिर शाह, फिर व्यास, फिर पटेल। आगे देखिए, फिर केलवाला, फिर व्यास, फिर पटेल, फिर पटेल, फिर चवोत्या, अब ये जो भी होते हैं, फिर सेठी, फिर ओझा, फिर आगे देखिए, फिर पटेल, फिर दुबे, फिर शाह, फिर शाह, फिर देसाई, फिर वकील, फिर सनातन कुमार, जो भी नाम है इनका, ठीक है, फिर सिंह, और फिर उसके बाद शर्मा, फिर दासगुप्ता, फिर मनोहर, फिर राजपारा, फिर भलवंकर, फिर पटेल, फिर यजनिक, फिर चंदर, फिर है पटेल, फिर गांधी, फिर नहर, फिर सलकृष्ट, जो भी हैं, भरद्वाज, चतुर्वेदी, फिर शरुद्र, फिर शाह, फिर मेहता, फिर प्रथसत्य, जो भी हैं, फिर पंचोली, उसके बाद द्विवेदी, फिर देसाई, फिर पांडे, फिर देसाई, फिर अमीन, अहमद अमीन, एकमात्र मुस्लिम मुझे देखा इतनी गुजरात और यहाँ पे पूरे में केवल एक मुस्लिम कैंडिडेट मुझे चांसलर के रूप में दिखता है। इंडस यूनिवर्सिटी अहमदाबाद में मोहम्मद हमीद आमीन, ठीक है, एकमात्र। फिर जोशी, फिर शाह, फिर मगसेन, फिर राणा, फिर कामत, फिर आगे देखिए पारासर, ये भी ब्राह्मण है, फिर कुमार, फिर शाह। ये 61 यूनिवर्सिटी की आपके सामने लिस्ट है। आप देखिए, मतलब बड़ा रिपीटेटिव सा मॉडल है, बार बार वही ब्राह्मण, दुबे, चौबे, ये सब तो आते ही रहते हैं, कुछ कुछ क्षत्रिय भी दिखाई देते हैं। यहाँ पे शाह लोग बड़ी तादाद में दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये गुजरात की यूनिवर्सिटी के हाल हैं, और ज़्यादातर आपको दिखेंगे, मतलब इसमें SC ST तो कुछ भी नहीं दिख रहा, मुझे तो नहीं लिख रहा, OBC कुछ हो तो हो, बाकी मुझे दिख नहीं रही उम्मीद। ये आपके सामने सूरत हाल, ये 2 राज्यों की स्टेट यूनिवर्सिटी का डेटा है। बाकी जगह भी आप चाहें तो देख सकते हैं, गलतफहमी आपकी दूर हो जाएंगी, पर मुझे कोई उम्मीद तो दिखती नहीं कि कहीं पर भी SC ST OBC के लोगों को जो उनकी 85% जनसंख्या है उस हिसाब से कहीं किसी भी राज्य में वेटेज उन्हें मिलता होगा, मुझे नहीं लगता। सब जगह 90% जनरल कैटेगरी के लोग हैं, उसमें भी वर्चस्व मिश्रा, दुबे, पांडे, व्यास, वही उन्हीं सब लोगों का दिखाई देता है। तो ये आपके राम राज्य वाले 2 बड़े राज्यों का सूरत हाल है यूनिवर्सिटी एजुकेशन की। स्टेट लेवल की हालात हैं, सेंट्रल लेवल के सरकार के डेटा मैंने पढ़ दिए, जो उन्होंने लोकसभा में पढ़े थे वो आपके सामने रख दिए। दोनों जगह आप देखें तो खास किस्म का जातिवाद आपको काम करता दिखता है, बड़ा महीन है, बड़ा बारीक है, और बड़ा डरावना है। डरावना निश्चित रूप से 2024 में भी अगर जातिवाद इस स्तर पे है तो वो कौन है जो ये कहता है कि जातिवाद इस देश में खत्म हो गया। मुझे लगता है उसे इस देश की शैक्षणिक तंत्र के थोड़े आंकड़ों पर नजर दौड़ानी चाहिए। कुछ नहीं तो हमारे वीडियो को देख ले कि ये इस देश की शिक्षा व्यवस्था है जिसमें जातिवाद बड़ी गहराई से ऑलमोस्ट डोमिनेटिंग 99% डोमिनेटिंग स्थिति में है, और बाकी के इस देश के कमजोर वर्गों को वहां नाम मात्र की जगह दिखाई देती है। ठीक, तो ये पूरा मामला था। राहुल गांधी का जो क्वेश्चन है, प्रश्न उठाया उन्होंने, खास विचारधारा के लोग क्या बोलते हैं, विश्वविद्यालय में कुलपति बन के बैठे हैं। जब इस चीज का हम मूल्यांकन करते हैं हमें खास विचारधारा के लोग दिखते हैं, खास संस्था से जुड़े लोग तो दिखते ही दिखते हैं, खास जातिवादी विचारधारा के, सवर्णवादी विचारधारा के लोग, ब्राह्मणवादी लोग बड़ी तादाद में दिखते हैं, इनफैक्ट डोमिनेटिंग पोजीशन में दिखाई देते हैं। ठीक, तो ये सही है राहुल गांधी जो कह रहे हैं, उसमें सार है। खास संस्था से जुड़े लोग भी हैं, खास विचारधारा और खास वर्ग के लोग भी, और खास जाति के लोग भी वर्चस्व में हमें शैक्षणिक तंत्र में भारत में स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। ठीक है, ये सूरत हाल है। मतलब अब कैसे बचोगे, कहां जाओगे,
ये स्थिति है। इसीलिए कोई क्या बोलते हैं, दर्शन सोलंकी जब कोई यूनिवर्सिटी में आत्महत्या कर लेता है जातिवाद से त्रस्त होके, तो पूरा सिस्टम, पूरा यूनिवर्सिटी मिलकर ये कहती है कि जातिवाद का मामला नहीं था। डॉक्टर पंपोश आत्महत्या करती हैं और तमाम सारे लोग आत्महत्या करते हैं, तो पूरा सिस्टम काम करता है। पूरी यूनिवर्सिटी में बैठे ये चांसलर से प्रोफेसर स्तर तक के सब लोग सक्रिय होकर ये सुनिश्चित करते हैं कहीं जातिवाद उजागर ना हो जाए। और यही लोग हैं जो छूट दे के रखते हैं कि SC ST OBC वर्ग के लोग बच्चों के साथ जातिवाद करते रहो, हम तुम्हारे बाप लोग ऊपर बैठे हैं, तुम्हें बचा लेंगे, मार भी दोगे तो भी बचा लेंगे। ये लोग ये सुनिश्चित करते हैं और हमारे बच्चों को इसी वजह से ये सब सहना पड़ता है, क्योंकि हम इसकी आवाज नहीं उठाते। तो वी नीड टू रेज अवर वॉइस। शैक्षणिक तंत्र में हमारे बच्चे जाते हैं और वो घर से बाहर रहते हैं और वहां वो अकेले रहते हैं। हमें यहां जातिवाद का कड़ा विरोध करना चाहिए। राजनीति में कुछ हो जाए, सब जगह कुछ हो जाए, पर शिक्षा में जातिवाद का तो कम से कम घोर विरोध होना चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चे अल्पायु से इन संस्थानों में अकेले पढ़ते हैं, वहां हम इनकी मदद करने के लिए नहीं होते और उन्हें सब अकेले सहना पड़ता है। इसलिए हमें बिल्कुल अलर्ट होके कम से कम शैक्षणिक तंत्र के जातिवाद का घोर विरोध करना चाहिए। ये सबसे बड़ा प्राइम इश्यू होना चाहिए बहुजनों के लिए। ठीक, तो ये आज का प्रेजेंटेशन था, इस पे गौर फरमाइए और दूसरों तक भी इस जानकारी को पहुंचाइए। हमारे बहुत सारे लोग होंगे जिन तक ये महत्वपूर्ण जानकारी संभवतः उपलब्ध नहीं होगी। ठीक, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम चीजों को हमारे लोगों तक पहुंचाएं और उन्हें वर्तमान में लाएं, वर्तमान सूरत हाल में लाएं, उन्हें बताएं कि कैसे हमारे बच्चे इन शैक्षणिक संस्थानों में जातिवाद का शिकार होते हैं और उनका व्यक्तित्व खराब हो जाता है, योग्यताओं के नाश हो जाते हैं और उनमें से कई तो आत्महत्या करने की स्थिति तक पहुंच जाते हैं। ठीक, क्योंकि यहाँ घोर जातिवाद उच्च शिक्षा में काम करता है। निम्न शिक्षा में तो है ही, उच्च शिक्षा में तो और अधिक जातिवाद है। ठीक, और ज्यादा जातिवाद है और सरकार की खुद समितियां ये सारी बातें कह रही। बड़ी दुखद और सोचनीय स्थिति, बिल्कुल वेरी पैथेटिक। ठीक, और बड़ा कष्ट होता है इन सब चीजों को देख के कि डॉक्टर अंबेडकर ने इतने जत्न किए, इतना सब किया, और उसके बाद हमारी उदासीनता की वजह से, हमारे समाज के लोगों की उदासीनता की वजह से वो हमारे लिए इतना कुछ करके गए और हम मौन बैठे रहे, ये सब होता रहा और ये फिर ब्राह्मणवादी लोग सब जगह घुस गए और फिर उन्होंने कब्जा करके बैठ लिया, क्योंकि हमारे समाज के लोगों ने एक लंबे समय तक इस चीज सब मुद्दे पर मौन धारण करके रखा हुआ था। समस्या ये है भाई, डॉक्टर साहब तो हमारे लिए बहुत अच्छी व्यवस्था बना के गए थे, उसे बनाए रखना, उसे सुनिश्चित करना कि ये लोकतांत्रिक अधिकार हमारे बने रहें, ये हमारा काम था। ठीक, हम उसे सुनिश्चित नहीं कर पाए और हम जितनी मजबूती से इसका विरोध होना था वो हम कर भी नहीं पाए। हमने वो छोटी मोटी सुविधाएं जो मिल गई हमें, उनमें ही अपनी चीजों को अच्छा मान लिया और वहीं बैठे रहे। उससे आगे बढ़ने की जरूरत थी, अन्यथा ये हालात जो हमारे बच्चों को स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज में झेलने पड़ते हैं, ये बिल्कुल भी ना झेलने पड़ते अगर हम शुरू से ये सुनिश्चित करते कि ब्राह्मणवादी लोग विभिन्न जगहों पर बिल्कुल जगह ना पा पाए। ठीक, ये थोड़ी सी समस्या रह गई। तो अब हमें आगे चीजों पे ध्यान रखना है कि हम मुद्दों के विरोध करें, जातिवाद का वर्तमान स्थिति में आकर विरोध करें कि आज ये कैसे काम कर रहा है और इन्हीं चीजों को आगे बढ़ाने की जरूरत है और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारियां पहुंचे ताकि उनकी गलतफहमियां दूर हों कि उनके बच्चे, हमारे बच्चे, आपके बच्चे कल इन संस्थाओं में पढ़ेंगे और उन्हें ये सब सहना पड़ेगा। और आज हम इन चीजों को समझ लें, विरोध की स्थिति में आए, इन्हें मुद्दा बना दें, सोशल मीडिया पे ये चीजें ट्रेंड करें, तो सरकारों पे भी दबाव रहेगा इनमें सुधार करने का। ठीक, तो इन्हीं सब उद्देश्यों के साथ में इस मुद्दे को मैंने आज आपके सामने मूल्यांकन पे रखा। ठीक है, ये उतना गौड़ मुद्दा भी नहीं था। हाँ, ब्राह्मणवादी लोग समझते हैं कि इस मुद्दे को उभरने नहीं देना। उन्होंने राहुल गांधी का जम के विरोध किया कि कहीं ये जातिवाद का मामला ना उखड़ जाए और मीडिया में भी उस पूरे मामले को उन्होंने इस तरह से दिखाया राजनीतिक मुद्दे के रूप में, ना कि असली खेल जातिवाद के रूप में। ठीक, ये मुद्दा है। दुख मुद्दे बस इस बात का है कि बहुजन नेताओं ने इस मुद्दे को नहीं उठाया, ना वो इसे महत्व दे रहे हैं। ठीक, उन्हें अभी भी वोटों की चिंता है। बहुजन समाज की जगह
अभी भी उन्हें सवर्णों के वोटों की चिंता है कि अगर वो जातिवाद की बात करेंगे तो सवर्णों के वोट ना खिसक जाएं, इसलिए वो बहुजनों के मुद्दे ही नहीं उठा रहे। बहुत दुखद है, वेरी सैडफुल। ठीक, तो ये पूरा सूरत हाल है दर्शकों, इस पे गौर फरमाइए।